नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनजान से हम सफ़र तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मैं कम इन। कैबिन के बाहर खड़ा एक आदमी जिसका नाम मोहन है अंदर बैठी लड़की से बोला, यस कम इन। अंदर बैठी लड़की ने जवाब दिया, मैम वो डील कैंसिल हो गई है। हमने बहुत कहा लेकिन वो मान ही नहीं रहे। ये सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया और वो गेट आउट। एक शांत कमरे में बैठी लड़की अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाए जा रही थी। उस कमरे में सिर्फ उसके कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी। लड़की की उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि उसकी उंगलियों की रफ्तार को बता पाना मुश्किल था। दूध सा सफ़ेद रंग, आंखों में जीत का जुनून, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस अपने काम को लेकर रुतबा। तो ये है हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड रोल, खुशी मल्होत्रा। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ। खुशी ने आज अपने दम पर अपने पापा विक्रांत मल्होत्रा की कंपनी को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा दिया था। खुशी अपने लैपटॉप पर काम ही कर रही थी कि उसका डोर नॉक हुआ। खुशी आवाज़ सुनते बोली, कौन है, आ जाओ। नौकर अंदर आते बोलता है, मैम बड़े साहब की तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने आपको बुलाया है। अपने पापा की तबीयत के बारे में सुनकर खुशी ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और सीधे अपने पापा के कमरे की तरफ भाग गई। खुशी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर लेटा एक बूढ़ा आदमी जो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। खुशी आगे बढ़कर उनके पास बैठ गई। इस टाइम खुशी की आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसके चेहरे पर अपने पापा को खोने का डर था। खुशी रोते बोली, पापा आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? मैं बोल रही हूँ हॉस्पिटल चलिए, तुम भी तो मेरी बात नहीं मान रही हो। मैंने बोला था शादी कर लो। विक्रांत जी खुशी की तरफ देखते बोले। खुशी विक्रांत जी की तरफ देखते बोली, लेकिन पापा आप तो जानते हैं मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, फिर भी आप। हाँ तो मैं भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, तू तो जानती है ना। विक्रांत जी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते बोले। खुशी कुछ बोलने की हुई लेकिन विक्रांत जी दोबारा बोले, खुशी तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, वरना मैं अपनी सारी दौलत अनाथों के नाम कर दूंगा और उसके बाद मेरा तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। याद रखना, सिर्फ 3 दिन। विक्रांत जी के मुंह से रिश्ता खत्म करने वाली बात सुनकर खुशी को तो कोई सदमा ही लग गया। अब खुशी के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। खुशी अब कमरे में रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गई। खुशी ने अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर को फ़ोन लगाने लगी। मैनेजर ने 3 रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। खुशी मुझे शादी करनी है, कल कोई लड़का है? मैनेजर खुशी की बात सुनकर थोड़ा डरते हुए बोला, मैम लड़का है लेकिन। खुशी गुस्से से, मुझे कुछ नहीं सुनना है, उसे कल मेरे ऑफिस में भेजो। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है, समझे? वरना तुम्हें पता है ना मैं कैसी हूँ। खुशी ने इतना बोलकर फ़ोन काट दिया और अपने कमरे में चली गई। खुशी कमरे में पहुंचकर अपने पापा की बातों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह खुशी जल्दी ही उठ गई। उसने उठते ही अपना लैपटॉप उठाया और मेल चेक करने लगी। लगभग आधा घंटा मेल चेक करने के बाद वह उठकर फ्रेश हुई और फिर नाश्ता करने के लिए आ गई। खुशी ने जल्दी से नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में खुशी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सामने खड़ी थी। खुशी ने अपना ब्लैक चश्मा ऊपर किया और ऑफिस के अंदर जाने लगी। ऑफिस में बैठे सभी लोग खुशी को देखकर खड़े हो गए, लेकिन खुशी को उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खुशी सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। खुशी अपने कैबिन में आकर बैठ गई। उसके सामने उसका मैनेजर हाथों में फाइल लिए खड़ा था। खुशी उसकी तरफ देखते बोली, कौन है वो? मैनेजर खुशी की तरफ फाइल बढ़ाते बोला, मैम उसका नाम आदित्य है। आदित्य अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, भेजो उसे अंदर। खुशी फाइल का पेज पलटते बोली,
खुशी पेज पलटते ही जा रही थी, लेकिन एक पेज पर उसके हाथ रुक गए जब उसने आदित्य की फ़ोटो देखी। आदित्य की फ़ोटो देखकर खुशी के हाथ वहीं रुक गए। उसके दिल की धड़कन मानो तेज हो गई। खुशी अभी आदित्य की फ़ोटो देख ही रही थी कि उसके कैबिन का दरवाज़ा फिर नॉक हुआ। खुशी ने दरवाजे की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। 23 साल का लड़का, 6 फुट हाइट, नीली आंखें और एकदम परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। खुशी उसे देखकर कहीं खो सी गई। लड़का आगे बढ़कर उसके सामने आते बोला, मैम आपने बुलाया? खुशी अपने सेंस में वापस आते बोली, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ काम था। आदित्य जी कहिए। खुशी, तुम्हारी शादी हो गई? आदित्य चौंकते बोला, व्हाट, शादी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आदित्य की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आदित्य की तरफ एक फाइल बढ़ाते बोली, तुम इसे पढ़ लो। आदित्य ने फाइल खुशी के हाथों से ली और पढ़ने लगा। आदित्य जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, क्योंकि फाइल में लिखा था कि उसे खुशी से शादी करनी होगी और बदले में उसे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ शादी की कुछ शर्तें इस तरह थी, इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। इस शादी के बाद आदित्य खुशी के घर पर रहेगा। तीसरा, ये शादी सिर्फ 1 महीने के लिए होगी और 1 महीने के बाद खुशी जब चाहे तब आदित्य को तलाक दे सकती है। चौथा, ये शादी सिर्फ खुशी के घर वालों को दिखाने के लिए होगी। आदित्य ने फाइल पढ़ी तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए। एक तरह से खुशी उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती थी, जिसमें आदित्य को सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। फाइल पढ़ने के बाद आदित्य खुशी की तरफ देखते बोला, ये सब किस लिए? खुशी, मैं तुमसे 1 महीने के लिए ये एग्रीमेंट करना चाहती हूँ और बदले में तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। आदित्य ने कुछ सोचते हुए फाइल पर साइन कर दिए और फिर फाइल खुशी की तरफ बढ़ाते बोला, कल कहाँ आना है? खुशी, सुबह 10 बजे कोर्ट में, और हाँ तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा। खुशी की बात सुनकर आदित्य ओके बोलकर कैबिन से निकल गया। आदित्य ने अपना सारा काम किया और फिर सीधे घर की तरफ चला गया। आदित्य जैसे ही घर में घुसा उसके पीछे से आता हुआ एक लड़का बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बहुत से काम है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आदित्य का दोस्त विशाल खुराना था। आदित्य विशाल को ओके बोलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आदित्य जल्दी से फ्रेश हुआ और फिर बाहर आ गया। आदित्य को देखकर विशाल पानी पीते बोला, आज बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है? आदित्य मुस्कुराते बोला, कल मैं खुशी से शादी कर रहा हूँ। आदित्य की बात सुनते ही विशाल के मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया, जैसे वो विशाल उसकी बात सुनकर चौंक सा गया। वह चौंकते बोला, क्या बोल रहा है तू? तुमने सोचा है कि अगर ये बात वहाँ पता चली तो क्या होगा? आदित्य विशाल के पास आते बोला, लेकिन ये बात बताएगा कौन? विशाल कुछ बोलता उससे पहले आदित्य ने उसको सोफे पर बैठा दिया। विशाल को सोफे पर बिठाते हुए आदित्य बोला, बस 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि 2 महीने तक तुम मेरी कोई बात नहीं बताओगे। लेकिन आदित्य विशाल को चुप करते हुए, लेकिन कुछ नहीं, मैं कल से खुशी के घर जा रहा हूँ और 1 महीने तक सारा काम मैं वहीं से करूँगा, समझे? विशाल अब चुप रहने के अलावा कर भी क्या सकता था, इसीलिए वह चुप हो गया। दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आदित्य ने अपने कमरे में आकर एक फ़ोटो निकाली और बेड पर लेटकर उसे देखते हुए अपने आप से बोलने लगा, तुम चाहे इसे कॉन्ट्रैक्ट कहो या कुछ और, लेकिन ये आदित्य ठाकुर तुमसे वादा करता है कि मैं इस शादी को जरूर निभाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में आदित्य नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह आदित्य और खुशी दोनों कोर्ट के सामने खड़े थे। खुशी और आदित्य दोनों एक साथ कोर्ट के अंदर गए। दोनों ने कोर्ट में जाकर साइन किए और एक दूसरे को माला पहनाते हुए एक फ़ोटो निकलवाया और फिर बाहर आ गई। शादी करके आदित्य के चेहरे पर बेशुमार खुशी थी, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
खुशी ने आदित्य को अपनी कार में बिठाया और घर के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में खुशी और आदित्य दोनों घर पर आ गए। खुशी के पापा विक्रांत जी न जाने कब से खुशी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खुशी के मैनेजर ने उन्हें खुशी के शादी के बारे में बता दिया था। विक्रांत जी ने जैसे ही खुशी की गाड़ी की आवाज़ सुनी, वे बाहर आ गए। खुशी और आदित्य ने विक्रांत जी को देखकर उनके पैर छू लिए। विक्रांत जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर घर के अंदर ले आए। आदित्य को देखते हुए विक्रांत जी बोले, बेटा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आदित्य थोड़ा घबराते, अरे अरे नहीं नहीं, आपने मुझे कहाँ देखा होगा। आदित्य की बात को बीच में काटते हुए खुशी बोली, पापा आदित्य हमारी कंपनी में ही जॉब करता है। विक्रांत जी, हाँ मैंने इसे कंपनी में ही देखा था। विक्रांत जी की बात सुनकर आदित्य अपने मन में बोला, मैंने कंपनी अभी 20 दिन पहले ज्वाइन की है और इन्होंने मुझे कंपनी में देखा। वाओ। खुशी आदित्य का हाथ पकड़ते बोली, पापा हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। इतना कहते हुए खुशी आदित्य को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। खुशी के इस तरह हाथ पकड़ने की वजह से आदित्य चौंक सा गया। खुशी आदित्य को कमरे में लाते बोली, मेरे पापा को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, समझे तुम। आदित्य, मैं कौन सा तुम्हारे पापा को इसके बारे में बताने वाला हूँ। खुशी, ठीक है अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। आदित्य मुंह बनाते, ओवर एक्टिंग, और वो भी मैं। आदित्य मुंह बनाते हुए बाथरूम में घुस गया। खुशी ने आदित्य का सारा सामान एक कबर्ड में रख दिया और बेड पर बैठ गए। आदित्य थोड़ी ही देर में बाथरूम से बाहर आ गया। आदित्य को बाहर आता देख खुशी उसे देखती ही रह गई, क्योंकि इस टाइम आदित्य सिर्फ जीन्स पहने था। खुशी अपने सेंस वापस आते हुए जोर से बोली, ये सब क्या है, कहाँ क्या है। आदित्य बोला। खुशी उससे बोली, मैं क्या मजाक कर रही हूँ, ये सब क्या है, तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी। आदित्य अपनी शर्ट पहनते बोला, क्योंकि मैं कभी भी नहाने के बाद बाथरूम में शर्ट नहीं पहनता। खुशी गुस्से से, तो ये रूम मेरा भी है। आदित्य, हाँ तो मैंने कब मना किया, तुम भी मेरी तरह बिना शर्ट के घूम सकती हो। खुशी, व्हाट। आदित्य, अरे रे मेरा मतलब तुम कैसे भी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। खुशी समझ गई कि आदित्य से बात करना मतलब दीवार में सिर मारने के बराबर है, इसीलिए वह चुप हो गई। खुशी अपने आप में बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चले गई। आदित्य ने अपने बाल सेट किए और फिर सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। खुशी नहाकर जब बाहर आई तो आदित्य उसे देखता ही रह गया। खुशी के भीगे हुए बाल और उनसे टपकता पानी आदित्य को मदहोश कर रहा था। आदित्य की नज़र खुशी से हट ही नहीं रही थी। खुद पर कंट्रोल करने के लिए आदित्य दूसरी तरफ देखने लगा। खुशी बेचारी इन सब बातों से अनजान होकर अपने बालों को सहलाने में लगी थी। कुछ ही देर में खुशी ने आदित्य की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह करके फ़ोन चला रहा था। खुशी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, चलो। आदित्य मुस्कुराते बोला, अरे आप कहीं तो इस दुनिया के किसी भी कोने में भी चले जाएं, बोलिए कहाँ चलना है। खुशी गुस्से से, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे चलो। आदित्य, चलिए हम आते हैं। आदित्य इतना कहकर मुस्कुराने लगा। आदित्य की बातें सुनकर खुशी का गुस्सा तो बढ़ ही रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। खुशी अपना सिर पीटते हुए नीचे आ गई। आदित्य भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ आ गया। विक्रांत जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। खुशी और आदित्य को आता देख विक्रांत जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो अगले ही पल कुछ सोचते हुए चले गए। खुशी और आदित्य आकर विक्रांत जी के बाजू में बैठ गए। विक्रांत जी एक फाइल को खुशी के सामने रखते हुए बोले, ये क्या है, बोलो, क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है। खुशी ने जैसे ही फाइल देखी तो वह फाइल देखते ही चौंक गई, क्योंकि यह फाइल कोई और नहीं बल्कि उसके और आदित्य की शादी की कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी। खुशी की कुछ सोचते बोली, पापा आपने मुझसे शादी के लिए कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि ये शादी जिंदगी भर के लिए होनी चाहिए। खुशी, आपको ये शादी कोई मजाक लगती है। विक्रांत जी थोड़ा तेज बोले। विक्रांत जी को अब खुशी के ऊपर गुस्सा भी आने लगा था।
आपको जो समझना है समझिए, लेकिन अब ये शादी 1 महीने के लिए ही है। खुशी बोलती वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। खुशी के जाते विक्रांत जी आदित्य की तरफ देखते बोले, बेटा। आदित्य विक्रांत जी के हाथ पर हाथ रखते बोला, अंकल आप ठीक पहचान रहे हैं। विक्रांत जी, आदित्य बेटा, मेरी बेटी नासमझ है, उसकी गलतियों को माफ़ कर देना। आदित्य, अरे अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये शादी उससे कॉन्ट्रैक्ट लगती है, लेकिन मेरे लिए ये सच में शादी है। विक्रांत जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। विक्रांत जी की बातें सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ कमरे की तरफ जाने लगा। आदित्य जैसे कमरे के सामने आया तो उसके कदम अपने आप रुक गए। जब आदित्य की नज़र लैपटॉप पर काम कर रही खुशी पर गई, आदित्य कुछ देर तक बाहर खड़ा खुशी को ही देखता रहा। खुशी को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसने अपना सिर उठाकर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था, क्योंकि आदित्य खुशी के देखने से पहले ही छिप गया था। किसी को ना देखकर खुशी वापस अपने काम में लग गई। आदित्य मुस्कुराते हुए दीवार के पीछे से निकला और कमरे का गेट खोलते हुए अंदर चला गया। आदित्य ने कमरे का गेट काफ़ी तेजी से खोला था, जिससे कमरे में शोर हो गया था। क्या है, धीरे से नहीं खोल सकते? खुशी गुस्से से बोली। अरे आप कहो तो हम बिल्कुल धीरे से खोल दें। आदित्य मुस्कुराते बोला, व्हाट? अरे आप नहीं समझी, लेकिन सब समझ गए हैं। इतना बोलकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। खुशी की कुछ समझ में ही नहीं आया, इस वजह से वह चुपचाप बैठकर सोचने लगी कि आदित्य ने क्या कहा था अभी, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। आदित्य बेड पर लेटकर खुशी की हरकत को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। खुशी ने जब आदित्य को हंसते हुए देखा तो वह पूरी तरह से चिढ़ गई। खुशी पैर पटकते हुए बेड पर आकर बैठ गई। खुशी बेड पर बैठकर आदित्य की तरफ देखने लगी। खुशी को ऐसे देखते देख आदित्य मुस्कुराते बोला, अरे ऐसा न देखो, प्यार हो जाएगा। खुशी, प्यार? और वो भी तुमसे? औकात देखी है अपनी? आदित्य, अरे हम आपके पति हैं तो हमारी औकात तो आपसे बड़ी ही होगी। खुशी गुस्से से, ये सिर्फ 3 करोड़ के लिए आए हो तो उस हिसाब से रहो, आपको जो समझना है समझो। आदित्य मुस्कुराते, हम तो आपके पति के हिसाब से रहेंगे। आदित्य की बात सुनकर खुशी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फिर वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते बोली, जाओ जाकर सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, दिमाग है तुम्हारे पास। आदित्य मुस्कुराते हुए खुशी से बोला। खुशी अब आदित्य की बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। खुशी गुस्से से बोली, क्या? आदित्य, चलो छोड़ो, लेकिन तुम्हें क्या लगा कि मैं बाकी की तरह सोफे पर जाकर सो जाऊंगा और तुम आराम से बेड पर सो? खुशी गुस्से से, तो क्या मेरे साथ सोओगे? आदित्य, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तो हमें आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए। खुशी, बंटवारा? क्या बोल रहे हो? आदित्य, हाँ बंटवारा। देखो, एक दिन सोफे पर तुम सो जाना और एक दिन मैं, और आज हमारी सुहाग रात है तो आज तो तुम ही सो जाओ सोफे पर। खुशी को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसीलिए उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। खुशी ने एक ब्लैंकेट उठाई और जाकर सोफे पर लेट गई। आदित्य खुशी को देखता ही रहा। खुशी किसी खरगोश की तरह दुबक कर सो गई। आदित्य भी बेड पर लेटकर खुशी को देखते हुए सो गया। अगली सुबह खुशी रोज की तरह जल्दी उठ जाती है और रोज की तरह लैपटॉप निकाल कर अपना काम करने लगती है। आदित्य बेचारा बेखबर सो रहा था, लेकिन खुशी के लैपटॉप की किट किट की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खराब हो जा रही थी। आदित्य गुस्से से कहता, हु डिड नॉट वांट हिज जॉब? कौन अपनी नौकरी नहीं चाहता? आदित्य की इतनी तेज आवाज़ सुनकर खुशी चौंकते हुए कहती है, व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? खुशी की आवाज़ सुनकर आदित्य को एहसास होता है कि वह कहाँ है। आदित्य को कल की सारी बातें याद आ जाती है। आदित्य उठकर बैठ जाता है और खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराते बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। खुशी गुस्से से, अभी तुम किसी नौकरी से निकालने वाले थे? तुम्हें? आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हैसियत देखिए अपनी।
खुशी गुस्से से, अरे बेबी, कल तो हमने अपनी हैसियत बताई थी आपको और आज फिर तुम इसे लेकर बैठ गई। खुशी गुस्से से, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। इतना कहते खुशी बाथरूम में चली जाती है। खुशी के जाते आदित्य मुस्कुराते खुद से, प्यार में न जाने क्या क्या बने हम, और आप कहती हैं गो टू हेल। आदित्य इतना कहते मुस्कुराने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। विक्रांत जी दोनों को बैठाते हैं और फिर नौकर उन दोनों को नाश्ता सर्व कर देते हैं। विक्रांत जी खुशी की तरफ देखते हुए, बेटा महेंद्र ठाकुर जी याद है? महेंद्र ठाकुर का नाम सुनकर आदित्य को खांसी आ जाती है, लेकिन वह खुद पर कंट्रोल कर लेता है। खुशी मुस्कुराते हुए, पापा महेंद्र जी को कौन नहीं जानता, ठाकुर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और फिर हमारे बिजनेस में 50% के हिस्सेदार भी तो हैं। विक्रांत जी मुस्कुराते, बेटा वो ना जाने कितनी कंपनियों के मालिक हैं और हमारी जैसी कंपनियों के हिस्सेदार। विक्रांत जी इतना बोलकर आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। आदित्य बेचारा अपनी नजरें उनसे चुराने लगता है, खुशी कुछ सोचते हुए, पापा लेकिन आज आपको उनकी याद क्यों आ गई? विक्रांत जी, बेटा महेंद्र जी के भाई का छोटा बेटा अर्जुन ठाकुर यहाँ आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज शाम को तुम जाकर उनसे मिल लो। खुशी अपना बैग उठाते हुए, हाँ मिल लूंगी। खुशी इतना बोलकर वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी विक्रांत जी थोड़ी तेज आवाज में बोले, बेटा आदित्य तुम भी जाना खुशी के साथ। खुशी थोड़ा गुस्से में पलटती है और विक्रांत जी की तरफ देखते हुए कहती है, अब ये क्यों जाएगा? पापा आप इसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? विक्रांत जी, क्योंकि हम चाहते हैं इसीलिए, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खुशी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी किसी का सर फोड़ दे, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसीलिए वह अपने पैर पटकते हुए निकल गई। खुशी के जाते आदित्य विक्रांत जी की तरफ देखते बोलता है, अंकल आपने ये क्यों किया, जबकि आप तो जानते हैं ना मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। विक्रांत जी मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, चले जाना। इतना कहकर विक्रांत जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे। विक्रांत जी के जाते ही आदित्य को सोचते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर आकर उसने देखा कि खुशी उसे छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई है। आदित्य ने अपना फ़ोन निकाला और विशाल को फ़ोन करके अपने लिए एक कार मंगा ली। विशाल 10 मिनट में कार लेकर आ गया। विशाल ने कार की चाबी आदित्य को दी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, संभल के रहना भाई। आदित्य, क्यों? विशाल, कोई आ गया है। इतना कहते हुए विशाल मुस्कुराते हुए वापस चला गया। आदित्य कुछ देर तक विशाल की बात सोचता रहा, लेकिन जब उसे विशाल की बात का मतलब समझ में नहीं आया तो वह कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद खुशी अपनी कैबिन में बैठी काम कर रही थी। अपना काम करते करते खुशी की नज़र ऑफिस में काम कर रहे लोगों पर पड़ी। खुशी ने देखा कि एक डेस्क के सामने 3-4 लड़कियां खड़े होकर किसी लड़के से हंस हंस के बातें कर रही थी। खुशी की नज़र जैसे ही लड़के पर पड़ी तो उसका गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आदित्य बैठा था। खुशी गुस्से से उठी और अपनी कैबिन से बाहर निकलकर आदित्य की डेस्क की तरफ जाने लगी। सभी लड़कियां आदित्य से इतनी ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रही थी कि जैसे वे सब आदित्य की गर्लफ्रेंड हो, और आदित्य भी उन सब से हंसते हुए ही बात कर रहा था। खुशी सीधे जाकर आदित्य के पीछे खड़ी हो गई। खुशी को देखते ही सब लड़कियों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, सब एकदम शांत हो गई। खुशी आदित्य के पीछे थी, इसलिए आदित्य की नज़र खुशी पर नहीं पड़ी। सबको शांत देखकर आदित्य हंसते बोला, तुम सब तो ऐसे शांत हो गई जैसे कोई भूत देख लिया हो। आदित्य जैसे ही पीछे घूमता है तो उसकी नज़र खुशी पर जाती है। खुशी को अपने पीछे देखकर आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते बोलता, ओहो तो तुम हो सारी फीमेल भूत, यानी कि भूतनी। आदित्य सारी बातें इतनी धीरे से बोलता है कि सिर्फ खुशी ही सुन पाए। खुद को भूतनी सुनकर खुशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। खुशी गुस्से से आदित्य की तरफ उंगली उठाते हुए कुछ बोलने को होती है, उससे पहले आदित्य उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोलता है, बीवी जी हम अभी ऑफिस में हैं। आदित्य की बात सुनकर खुशी अपनी उंगली नीचे कर लेती है। खुशी इस टाइम आदित्य से कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए वह चुपचाप अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन की तरफ चली जाती है।
खुशी इतनी आसानी से आदित्य को छोड़ने वालों में से नहीं थी। उसके दिमाग में आदित्य को सबक सिखाने के लिए कुछ तो चल रहा था। आखिर क्या चल रहा था खुशी के दिमाग में? आखिर क्या करेगी खुशी आदित्य के साथ बदला लेने के लिए? खुशी अपने कैबिन में आकर बैठ गई। इस टाइम खुशी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे किसी न किसी तरह से आदित्य से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। खुशी के दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। कुछ सोचते खुशी ने अपनी मैनेजर को बुलाया और 10 फाइल देते बोली, ये सारी फाइलें ले जाकर आदित्य को दे दो और कहना ये सारी फाइलें शाम तक पूरी हो जानी चाहिए। मैनेजर फाइल देखते बोला, मैम ये सारी फाइलें नहीं, मैंने अभी फारसी में बोला। खुशी गुस्से से बोली, सॉरी मैं कहते मैनेजर ने सारी फाइलें उठा ली और कैबिन से निकल गया। मैनेजर खुशी के कैबिन से निकलते हुए खुद से बोला, माना मैम को आदित्य सर पसंद नहीं है, लेकिन इतना सारा काम और वो भी आज एक दिन में, पता नहीं आदित्य सर क्या सोचेंगे। मैनेजर खुद में बड़बड़ाते हुए आदित्य की डेस्क तक पहुंच गया। मैनेजर आदित्य के पास पहुंच तो गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आदित्य से कहने की। आदित्य उसे देखते हुए बोला, कोई काम था? मैनेजर थोड़ा डरते हुए, सर मैम ने ये सारी फाइलें दी हैं आपको पूरी करने को, और वो भी आज के लिए करूँगा। तुम भूल गए मैं कौन हूँ? आदित्य थोड़े गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये फाइलें पूरी? मैनेजर, नहीं सर, ये सारी फाइलें मैं अभी पूरी कर दूंगा। मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि आप मैम के सामने मत जाना जब तक ये फाइलें पूरी ना हो जाए। आदित्य, 1 घंटे में सारी फाइलें पूरी कराओ, सबको दे दो। मैनेजर ओके सर बोलकर सबको फाइलें देने चला गया। मैनेजर के जाते आदित्य मुस्कुराते खुद से बोला, बीवी तुम्हें क्या लगा कि मैं काम करूंगा? इतना बोलकर आदित्य मुस्कुराने लगा। खुशी अपने कैबिन में बैठी मुस्कुरा रही थी। खुशी मुस्कुराते खुद से बोली, अब करो काम, अब पता चलेगा कौन हूँ मैं। खुशी इतना बोलकर हंसने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने आदित्य को सबक सिखा दिया। अब खुशी जी को कौन समझाए कि वह आदित्य है, उनका ही पति। कुछ देर बाद खुशी का कैबिन। खुशी अपने कैबिन में बैठी कुछ काम कर रही थी। उसका सारा ध्यान अपने काम पर था। तभी किसी ने खुशी के कैबिन का डोर नॉक किया। खुशी अपना काम करते हुए कम इन। गेट पर कोई और नहीं बल्कि खुशी का मैनेजर अंकित था। अंकित गेट खोलकर अंदर आया और खुशी को फाइलें देते बोला, मैम आदित्य सर ने सारी फाइलें पूरी कर दी। खुशी ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फिर चौंकते बोली, इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी सारी फाइलें पूरी नहीं हो सकती। अंकित, मैम आप देख लीजिए सारी फाइलें पूरी है। खुशी अंकित से एक एक करके सारी फाइलें लेती है और चेक करने लगती है। फाइलों को चेक करके खुशी हैरान हो जाती है क्योंकि सारी फाइलें बिल्कुल सही थी। सारी फाइलों को चेक करने के बाद खुशी अंकित की तरफ देखते बोली, सारी अकेले ही बनाई है? हाँ मैम, सर ने सारी फाइलें अकेले ही बनाई हैं, मेरी नज़र हर टाइम सर पर थी। खुशी, ठीक है तुम जाओ और अपने सर से कहना आधे घंटे बाद हमें अर्जुन ठाकुर से मिलने जाना है, रेडी रहे। मैनेजर थोड़ा डरते हुए, मैम कितने टाइम बाद? खुशी थोड़े गुस्से से, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे तुम, और हाँ आजकल तुम कुछ ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जा रहे हो। मैनेजर, नहीं मैम। खुशी गुस्से से मैनेजर की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, क्या नहीं लगा रखा है? अब जाओ जल्दी से और उसे रेडी होने को बोलो। मैनेजर डरते हुए वहाँ से चला जाता है। मैनेजर वहाँ से निकलकर आदित्य को रेडी होने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद खुशी जब अपने कैबिन से बाहर निकलती है तभी उसकी नज़र वापस से आदित्य की डेस्क पर जाती है, जहाँ इस टाइम 4 से 5 लड़कियां बैठकर आदित्य से हंस के बात कर रही थी। बस इतना ही काफ़ी था खुशी के गुस्से को और बढ़ाने के लिए। वह गुस्से से आदित्य की डेस्क की तरफ जाने लगी। खुशी आदित्य की डेस्क के पास जाकर गुस्से से उन लड़कियों की तरफ देखती है और तेज आवाज में बोलती है, मैं तुम सबको इसके लिए पैसे देती हूँ कि तुम ऑफिस में आकर लड़कों से बात करो। सब लड़कियां अपनी नजरें नीचे करके खड़ी रहती हैं बिना किसी जवाब के। आदित्य जब उन लड़कियों को देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि आदित्य उन लड़कियों को अपनी दोस्त मानता था और इस टाइम भी उन सबकी डांट आदित्य की वजह से ही पड़ रही थी। आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है,
खुशी आदित्य आगे कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई तेज आवाज में बोलती है, मैम कॉल मी मैम, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, समझे। आदित्य थोड़ा मायूस होते दोबारा बोलता है, सॉरी मैम, लेकिन इस समय इन लड़कियों की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप इन्हें मत डांटो। खुशी हंसते हुए, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम पहले अच्छे घर की लड़कियों को देखते हो और फिर बाद में उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते हो और फिर। खुशी आगे कुछ बोलती उससे पहले आदित्य खुशी की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, मैम। खुशी मुस्कुराते हुए, क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? मिस्टर आदित्य बोलो। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले खुशी उन लड़कियों की तरफ गुस्से से देखते हुए वहां से जाने का इशारा करती है। लड़कियां डर की वजह से सीधे वहां से भाग जाती हैं। शाम के 5 बज चुके थे, ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे, अब ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बचे थे, आदित्य और खुशी। उन लड़कियों के जाते खुशी आदित्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और फिर दोबारा बोलना चालू करती है, क्यों आदित्य बोलो, क्या गलत कहा मैंने? आदित्य बस अपनी नजरें नीचे किए खड़ा था। इस टाइम उसे खुशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ना जाने कैसे उसने अपने गुस्से पर काबू कर रखा था। आदित्य की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी जो उसके असीम गुस्से को दिखा रही थी। आदित्य को शांत देखकर खुशी दोबारा बोली, अरे सॉरी, मैं तो गलत बोल गई, तुम्हें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए है ना? खुशी की बात सुनकर आदित्य अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। खुशी अपने कैबिन की तरफ वापस जाती है और कुछ ही देर में दोबारा आदित्य के सामने आ जाती है, लेकिन इस टाइम खुशी के हाथों में नोटों की गड्डी थी। खुशी नोटों की गड्डी आदित्य के मुंह पर फेंकते बोलती है, ये औकात है तुम्हारी, तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए है ना? आदित्य एक नजर नोटों की गड्डी पर डालता है। अब आदित्य का सब्र जवाब दे चुका था। आदित्य खुशी की तरफ देखते गुस्से से बोलता है, बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हें अपने पैसों पर, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी ये गलतियां तुम्हें बहुत बड़ी सजा में झोंक दे। खुशी मुस्कुराते हुए, पैसे है मेरे पास तो घमंड है, और वैसे भी तुम जैसे लोगों का क्या पता। खुशी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। आदित्य बस एक टक उसे देखता ही रह जाता है। खुशी आदित्य की तरफ दोबारा देखकर बोलती है, और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। खुशी के मुंह से इतना ही निकला था कि आदित्य गुस्से से चिल्लाता है, खुशी। खुशी तेज आवाज में, चिल्लाओ मत आदित्य, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे? आदित्य गुस्से से खुशी की तरफ देखते समझाते बोलता है, खुशी अपने पैसों पर इतना घमंड ठीक नहीं है। खुशी अपनी जेब से चेक बुक निकालकर उसमें 3 करोड़ रुपए लिखकर साइन करते हुए आदित्य की तरफ फेंकती है और बोलती है, ये रहे तुम्हारे 3 करोड़, अब उठाओ इन्हें और निकलो यहाँ से। आदित्य एक नज़र खुशी की तरफ देखता है और फिर वो चेक उठाते बोलता है, बहुत ज़्यादा घमंड है तुम्हें अपने इन पैसों पर, देखते हैं ये कब तक तुम्हारा साथ देते हैं। आदित्य इतना बोलते हुए अपनी डेस्क से एक पेपर निकालता है और खुशी की तरफ बढ़ा देता है। पेपर देते आदित्य बोलता है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम पति पत्नी थे, लेकिन इस डिवोर्स पेपर के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आदित्य पेपर को खुशी के पास रखते वहां से जाने लगता है। कुछ दूर चलकर आदित्य रुकता है और दोबारा खुशी की तरफ देखते हुए, मिस खुशी, बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हें अपने पैसों पर, तो याद रखना अब तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी, और मेरा वादा है जिस दिन तुम आओगी मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तुम खुद मरने की दुआ मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। बहुत से बदले लेने हैं मुझे तुमसे। मैंने सोचा था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का हर पल तकलीफ से कटेगा। याद रखना, मैं कभी नहीं चाहता था कि बाप की सजा एक बेटी को मिले, लेकिन अब मिलेगी। आदित्य इतना कहते वहां से चला गया। आदित्य के जाते खुशी के कानों में बस एक बात गूंज रही थी, मैं कभी नहीं चाहता था कि बाप की सजा एक बेटी को मिले, लेकिन अब मिलेगी। आदित्य की इतनी बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसके दिमाग में बस इतनी बात चल रही थी कि आखिर आदित्य है कौन, और जिस बात को कोई नहीं जानता, आखिर आदित्य उस बात को कैसे जानता है। आज खुशी की एक गलती उसके आने वाले कल को खराब करने वाली थी। खुशी इस बात से अनजान थी कि कल क्या होने वाला था। खुशी सब बातें सोचते सोचते अपने घर आ गई। अगली सुबह खुशी आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी। खुशी आराम से सुबह के सुहाने सपने देख रही थी। खुशी आज होने वाली बातों से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी एक नौकर आकर उसके कमरे का गेट खटखटाता है। खुशी थोड़े गुस्से से, कौन है?
नौकर, मैम विक्रांत सर कहीं बाहर घूमने गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज आप मिस्टर अर्जुन से जरूर मिल लें, इसीलिए मैं। खुशी हाँ उठ गई हूँ। तुम जाओ, जाकर नाश्ता तैयार करो। खुशी की आवाज़ सुनते ही नौकर वापस चला जाता है। खुशी उठकर अपना लैपटॉप खोलती है और अपनी मेल चेक करने लगती है। रोज की तुलना में आज मेल कुछ ज़्यादा थे। खुशी एक एक करके सारे मेल चेक करने लगी। खुशी ने जैसे ही मेल खोलकर पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। खुशी जैसे जैसे सारे मेल चेक कर रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। खुशी के माथे पर चिंता की रेखाएं थी। खुशी की समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। खुशी अपने लैपटॉप पर न्यूज़ खोलती है तो हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज़ थी। कैसे ठाकुर इंडस्ट्रीज ने एक रात में ही मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सारे शेयर खरीद लिए। अब मल्होत्रा ग्रुप के पास कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा मल्होत्रा ग्रुप एक रात में सड़क पर आ गया था। खुशी की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक खुशी का फ़ोन बजा। खुशी ने फ़ोन देखा तो फ़ोन उसके मैनेजर का था। खुशी फ़ोन उठाकर सीधे अपने कान पर लगा लेती है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से मैनेजर, मैम आपने न्यूज़ देखी? खुशी, हाँ देख ली। मैनेजर, मैम क्या करना है? खुशी, मैं अभी अर्जुन ठाकुर के पास आऊँगी। मुझे पता है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैनेजर, मैम मैं आऊँ? खुशी, नहीं तो मीडिया को संभालो। मैनेजर ओके बोलकर फ़ोन कट कर देता है। अब खुशी को आदित्य की कही हर बात याद आने लगी, लेकिन फिर भी यहाँ बात अर्जुन ठाकुर और ठाकुर इंडस्ट्रीज़ की थी, जहाँ से आदित्य का कोई संबंध नहीं दिख रहा था। खुशी जल्दी से अपनी जगह से उठी और फ्रेश होकर कपड़े पहनने लगी। खुशी ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, जिससे वह पूरी तरह लेडी बॉस लग रही थी। खुशी ने हल्का सा काजल लगाया और फिर नीचे आ गई। नौकरों ने खुशी से नाश्ते के बारे में पूछा, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली और सीधे अपनी कार के पास आ गई। खुशी कार में बैठी और फिर अर्जुन के घर की तरफ निकल गई। थोड़ी ही देर में खुशी की कार ठाकुर मैंशन के सामने खड़ी थी। बाहर खड़े नौकर ने खुशी से पूछा, आपको किससे मिलना है? खुशी शांति से अपना नाम बताते बोली, मुझे अर्जुन ठाकुर से मिलना है। खुशी की बात सुनते ही नौकर गेट खोल देता है, जिससे खुशी सीधे मैंशन के अंदर चली जाती है। खुशी ने अपनी कार पार्क की और गार्डन में बैठे अर्जुन की तरफ चली गई। अर्जुन इस टाइम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र खुशी पर जाती है तो वह बाद में बात करने का बोलकर फ़ोन काट देता है। खुशी अर्जुन के ठीक सामने आ जाती है। अर्जुन खुशी की तरह हाथ बढ़ाते बोला, हेलो मिस खुशी मल्होत्रा। खुशी एक झूठी मुस्कान के साथ उससे हाथ मिला लेती है। अर्जुन दोबारा बोलता है, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? खुशी मुस्कुराते, आप रात को मेरे सारे शेयर खरीद सकते हैं, मुझे और मेरी कंपनी को सड़क पर ला सकते हैं, और मैं सुबह सुबह आपसे उसका कारण जानने भी नहीं आ सकती। अर्जुन थोड़ा चौंकते बोला, ये क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है हम कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, फिर मैं आपके शेयर क्यों खरीदूंगा? खुशी मुस्कुराते हुए लैपटॉप में चल रही न्यूज़ को अर्जुन के सामने कर देती है। अर्जुन जैसे ही न्यूज़ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन कुछ सोचते बोलता है, आखिर किसने आपके शेयर खरीदे हैं, और वो भी ठाकुर इंडस्ट्री के नाम से? खुशी को अर्जुन के जवाबों से इतना जरूर पता चल चुका था कि अर्जुन ने उसके शेयर नहीं खरीदे, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था कि अगर अर्जुन ने नहीं खरीदे तो आखिर किसने खरीदे। इतना सोच ही रही थी कि एक जोरदार आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है, मैंने खरीदे हैं सारे शेयर। खुशी और अर्जुन दोनों उस तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आदित्य और विशाल खड़े थे। अर्जुन आदित्य की तरफ देखते बोलता है, लेकिन क्यों भाई? आदित्य थोड़े गुस्से से बोलता है, क्यों का क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने खुद की कंपनी को बढ़ाने के लिए खरीदे हैं। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन कुछ बोलता, उससे पहले ही आदित्य थोड़े गुस्से से बोलता है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम अंदर जाओ, मुझे मिस खुशी से कुछ बात करनी है। अर्जुन आदित्य के गुस्से को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वह बिना किसी और सवाल के वहां से चला जाता है। विशाल भी अर्जुन के पीछे पीछे चला जाता है। अब वहां सिर्फ आदित्य और खुशी बचे थे। आदित्य खुशी की तरफ देखते बोला, बैठो मिस खुशी। इस टाइम आदित्य की आवाज़ में हल्का गुस्सा था। खुशी बिना किसी सवाल के बैठ जाती है, लेकिन उसकी नज़र बस आदित्य पर थी। आदित्य मुस्कुराते बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ, द
द ग्रेट बिजनेसमैन आदित्य ठाकुर, ठाकुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक। खुशी कुछ नहीं बोल रही थी, बस हैरानी से आदित्य को देखे जा रही थी। इस टाइम खुशी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि जिसे खुशी ने आप इंसान समझा था वह पूरे एम्पायर का बॉस था। आदित्य दोबारा बोला, क्या हुआ मिस खुशी, चौंक गई? खुशी मुस्कुराते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आदित्य मुस्कुराते, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम्हें सब कुछ पता है। खुशी, ना तो मुझे आपसे कुछ लेना है और ना ही आपके नाम से, बस मेरे शेयर वापस कर दो। आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम्हें कुछ लेना हो या ना हो पर मुझे है। खुशी थोड़े गुस्से से, क्या चाहिए आपको शेयर के बदले? आदित्य मुस्कुराते, तुम बड़ी जल्दी बात समझ जाती हो। आदित्य अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ बोलता है और फिर फ़ोन काट देता है। थोड़ी ही देर में विशाल एक फ़ाइल लेकर वहां आता है और फाइल को खुशी के हाथों में थमाकर वापस चला जाता है। खुशी जैसे ही फाइल खोलकर पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य उससे बदला लेने के लिए इतना गिर सकता है। आदित्य, खुशी फाइल को देखकर बोलती है, व्हाट इज दिस, खोल के खुद पढ़ लो। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलता है। खुशी जैसे फाइल खोलकर पढ़ती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से से बोलती है, क्या है ये? अरे बेबी, तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता तो चलो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। ये कहते हुए आदित्य फाइल को खुशी के हाथों में से ले लेता है और पढ़ने लगता है। आदित्य, तो इस फाइल में लिखा है कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, वो भी बिना शादी के। और हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि तुम दिन में कहीं रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम को 7 बजने से पहले तुम्हें यहाँ आना होगा। और आज के बाद तुम मेरी कहीं हर बात मानोगी, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। आदित्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही खुशी एकदम से चिल्लाती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आदित्य मुस्कुराते हुए, अपने पापा की कंपनी के लिए भी नहीं। खुशी गुस्से से, किसी के लिए भी नहीं। आदित्य खुशी की बात सुनकर अपना फ़ोन निकालता है और उससे एक फ़ोटो खोलकर खुशी को दिखाते बोलता है, इसके लिए भी नहीं। खुशी जैसे ही फ़ोटो देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम इसे कैसे जानते हो? ये सब जानने के लिए भी सही टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम इस पर साइन कर दो तो मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर खुशी एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते बोलती है, मरे हुए इंसान से मिलाने को बोल रहे हो मिस्टर आदित्य ठाकुर? आदित्य मुस्कुराते हुए, अगर मैं कहूँ ये जिंदा है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे और मैं यकीन कर लूँगी? आदित्य खुशी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में एक वीडियो प्ले कर देता है। वीडियो में एक बहुत ज़्यादा सुंदर सी लड़की अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर उसके साथ खेल रही थी। उस वीडियो को देखकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते बोलती है, प्लीज़ एक बार मिला दो प्लीज़। आदित्य मुस्कुराते हुए बिना किसी जवाब के वह फाइल खुशी की तरफ बढ़ा देता है। इस बार खुशी बिना किसी सवाल जवाब के फाइल पर साइन कर देती है। फाइल देखकर आदित्य मुस्कुराते बोलता है, गुड, अब टाइम है तुमसे बदला लेने का। आदित्य की बात सुनते ही खुशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी काली काली आंखों को बड़ी करके आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य दोबारा मुस्कुराते बोलता है, चलो सजा तो तुम्हें शाम को दूंगा, फिलहाल अभी तुम मेरे बॉडीगार्ड के साथ जाओ और अपना सामान पैक कर लो, फिर ये तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। खुशी अब कोई जिद नहीं कर रही थी, क्योंकि इस टाइम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आदित्य के पास थी। कुछ ही देर में विशाल कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहां आता है। विशाल खुशी की तरफ देखते बोलता है, चलें। खुशी बिना किसी जवाब के उसके साथ जाने लगती है। आदित्य उसे दोबारा रोकते बोलता है, अपना सारा सामान लेकर आना। खुशी आदित्य की बात सुनकर बिना किसी जवाब के विशाल के साथ चली जाती है। विशाल के जाते अर्जुन आदित्य के पास आ जाता है। अर्जुन आदित्य की तरफ देखते बोलता है, भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, आप मुझे समझाएंगे? आदित्य अपने भाई की तरफ देखते हुए मुस्कुराते बोलता है, तुम मत समझो। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य दोबारा बोलता है, और हाँ, अब तुम मास को वापस लौट जाओ, वहाँ आराध्या को तुम्हारी ज़रूरत है। अर्जुन, भाई ठीक है, लेकिन आप नहीं मिलेंगे उससे, मैं जल्दी ही आऊँगा आराध्या और नन्ही गुड़िया से मिलने, तुम जाओ। और हाँ, यहाँ की बातें किसी को मत बताना। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते बोलता है, किसे? दादाजी को? आदित्य
आदित्य हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और मेरे लिए परेशान हो। आदित्य की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे की हंसी कुछ फीकी पड़ जाती है। वह थोड़ा सा मायूस होते बोलता है, भाई आपको एक बार घर आना चाहिए। आदित्य अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते थोड़ी दर्द भरी आवाज में बोलता है, तुम नहीं जानते अर्जुन, मैं वहाँ क्यों नहीं आना चाहता। अर्जुन आदित्य के कंधे पर हाथ रखते बोलता है, भाई मुझे नहीं पता कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि घर के सब लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। वह बिना किसी जवाब के वहाँ से चला जाता है। अर्जुन उसे वहाँ जाते हुए देखते रहता है। आदित्य के जाते ही अर्जुन आसमान की तरफ देखते बोलता है, हे भगवान, मुझे मेरा पुराना भाई वापस दिला दो, उनकी जो भी तकलीफ हो दूर कर दो, उन्होंने पहले ही बहुत सी तकलीफ़ें झेली हैं, प्लीज़ भगवान। अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते वहाँ से चला जाता है। अर्जुन मास्को के लिए वापस लौट जाता है और खुशी अपने घर का सारा सामान लेकर चली जाती है। आदित्य खुशी से, जो गलती मैंने पहले की थी स्नेहा, अब मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कहता है कि तुम ही खुशी हो। इस टाइम आदित्य के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। विशाल जो आदित्य के पीछे खड़ा था वह बोला, तू बेकार में ये सब कर रहा है, मुझे पता है वो स्नेहा नहीं है, मेरी स्नेहा तो। विशाल की बात सुनते आदित्य थोड़े गुस्से से बोला, बस करो, मुझे पता है खुशी ही मेरी स्नेहा है, बस अब मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता। आदित्य इतना कहते हुए घर के अंदर चला गया। आदित्य के अंदर जाते ही विशाल खुद से बोला, अगर खुशी ही स्नेहा हुई तो मुझसे ज़्यादा कोई और खुश नहीं होगा। मैंने तुझे हर रोज़ मरते देखा है उसकी यादों में। उधर खुशी जैसे मल्होत्रा मैंशन पहुंची, सबसे पहले उसकी नज़रें सोफे पर बैठे विक्रांत जी पर गई, जो आराम से अपनी चाय पी रहे थे। खुशी को देखते विक्रांत जी मुस्कुराते बोले, खुशी बेटा कहाँ गई थी। खुशी, डैड हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया। विक्रांत जी चाय का सिप लेते, हाँ पता है। खुशी हैरान होते, आपको पता है तो फिर भी आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं। विक्रांत जी मुस्कुराते, क्यों तुम्हारे पति ने ही तो की है। अब खुशी का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो चुका था, क्योंकि विक्रांत जी भी आदित्य की सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने भी खुशी को नहीं बताई। खुशी थोड़े गुस्से से बोली, मतलब आप भी जानते थे कि आदित्य ही ठाकुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बॉस है। विक्रांत जी बात छुपाते, नहीं मैं पहले नहीं जानता था बेटा। खुशी मुस्कुराते, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है डैड। खुशी दोबारा बोली, आदित्य चाहता है कि मैं आज के बाद उसके साथ रहूं। विक्रांत जी, बेटा हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे। खुशी, लेकिन डैड आप मेरे बिना। विक्रांत जी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूँगा, और वैसे भी तुम इंडिया में ही रहने वाली हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे तुमसे मिलने में। खुशी विक्रांत जी के गले लगते हुए, डैड मैं बहुत जल्द आपको सबसे बड़ी खुशी दूंगी। विक्रांत जी, मेरी सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में जा रही है। विक्रांत जी की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ जाती है। खुशी मुस्कुराते खुद से मन में कहती है, डैड आपको क्या पता कैसी शादी हो रही है। खुशी विक्रांत जी से थोड़ी देर बात करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। खुशी अपने कमरे में जाकर अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में रख लेती है और फिर अपने कमरे को आखिरी बार देखने के बाद खुद से कहती है, बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। आदित्य ठाकुर, अब तुम खुशी मल्होत्रा से मिलोगे, ना कि किसी कमजोर स्नेहा कपूर से जो तुम्हारी हर चीज़ से डरती थी। अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी जिस तरह मैं तड़पी हूँ। मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि उसने एक बार फिर तुम्हें मेरी ज़िंदगी में धोखा देने के लिए भेज दिया। अब मैं तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आऊँगी मिस्टर आदित्य ठाकुर, और ये शादी सिर्फ विक्रांत पापा की कंपनी को बचाने के लिए की है, और जिस दिन कंपनी के शेयर वापस से मेरे पास होंगे अगले ही दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी जिस तरह तुम गए थे। यह सब बोलते हुए खुशी मल्होत्रा मैंशन से बाहर निकल गई और अपनी कार में बैठकर आदित्य के घर की तरफ निकल गई। 3 साल पहले आखिर क्या हुआ था खुशी के साथ। SRJ कॉलेज दिल्ली। आदित्य अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के गेट पर खड़ा था। उसके सभी दोस्त न्यू स्टूडेंट की रैगिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन आदित्य चुपचाप बैठकर उन्हें देख रहा था। आदित्य का बेस्ट फ्रेंड विशाल उसे ऐसे बैठा देखकर बोला, क्या आदित्य आज तू ऐसे उदास बैठा है। आदित्य एक ठंडी आह भरते हुए बोला, कुछ लोगों की दुनिया कभी कम नहीं होती और बीच में पिसते हैं हम जैसे बच्चे। क्या हुआ, अंकल आंटी में फिर झगड़ा हुआ क्या।
उनका झगड़ा कोई नई बात थोड़ी है न। आदित्य लंबी सांस लेते बोला। आदित्य और विशाल आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, चटाक। आदित्य ने विशाल को साइड हटा के देखा तो सामने उसका दोस्त मोहित दिखा, जो अपने गाल को पकड़े खड़ा था। कॉलेज के सब लड़के लड़कियां वहां आ गए, क्योंकि आज पहली बार किसी ने आदित्य के दोस्त पर हाथ उठाया था। अब सब आदित्य का रिएक्शन देखना चाहते थे, क्योंकि आदित्य पूरे कॉलेज का डॉन था और उसके दोस्त उसके चमचे। आदित्य अपनी जगह से उठकर मोहित की तरफ जाने लगा। इस टाइम उसकी आंखों में अपनी बेइज्जती का गुस्सा था, लेकिन अगले ही पल आदित्य के कदम रुक गए, जो उसकी नज़र मोहित के पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी। घुंघराले बाल, पतली कमर, गोरा रंग और ऊपर से काजल से सनी उसकी आंखें आदित्य को दीवाना बना रही थी। कुछ पल के लिए दुनिया रुक सी गई थी। आदित्य की नज़र अब उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। विशाल ने जब आदित्य को रुका देखा तो धीरे से धक्का मारते बोला, क्या कर रहा है, चलना। विशाल के धक्का लगने से आदित्य को होश आया तो वह सीधे मोहित के सामने पहुंच गया। आदित्य मोहित की तरफ देखते बोला, क्या क्या चल रहा है यहाँ। मोहित कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की अपना मुंह बनाते बोली, तुम्हें क्यों जानना है, तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या। प्रधानमंत्री ना सही, लेकिन ये इस कॉलेज का हेड स्टूडेंट जरूर है। विशाल भी अपना मुंह बनाते बोला, हेड स्टूडेंट हो या फिर कोई टीचर, अगर लड़कियों से बदतमीजी की तो थप्पड़ ही पड़ेगा। लड़की की बात सुनते आदित्य अपनी कोल्ड आवाज में मोहित से बोला, क्या हुआ है यहाँ। सुनिए मिस्टर हेड, यह कोई भी हो आपका नाम, आपका ये दोस्त मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैंने इसे सबक सिखा दिया। अब आप बीच में ना पड़े तो ठीक रहेगा। अगले पल वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पूरे कॉलेज में आदित्य के थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई, जो अभी अभी उसने मोहित को मारा था। आदित्य के थप्पड़ पड़ने की वजह से मोहित संभल नहीं पाया और अगले ही पल जमीन पर जा गिरा। आदित्य मोहित की तरफ गुस्से से घूरते बोला, लड़कियों की इज्जत करना सीख। इतना बोलते आदित्य विशाल की तरफ देखते बोला, ले जा इसे और कॉलेज से 3 दिनों की लीव दिला देना। क्या तुम सबकी क्लास नहीं है, क्या यहाँ पर कोई मूवी चल रही है जो यहाँ पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे हो। जाओ यहाँ से, जो तुम सब इतने एंजॉय से देख रहे हो। आदित्य वहाँ खड़े सभी से तेज आवाज में बोला। आदित्य की आवाज़ सुनते ही सब 9-2-11 हो गए। सबके जाते ही आदित्य उस लड़की की तरफ घूमते बोला, आई एम रियली सॉरी फॉर माई फ्रेंड। वैसे मेरा नाम आदित्य ठाकुर है और आपका। लड़की अपना मुंह बनाते हुए बोली, जैसे कि मैं तुम्हें बता ही दूंगी, बड़े आए मेरा नाम जानने वाले। इतना बोलते लड़की अपना मुंह बनाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। आदित्य बेचारा बस उसे जाते ही देखता रहा। लड़की आदित्य को सुनाते हुए आगे बढ़ गई तो वहीं आदित्य, जो आज तक किसी की नहीं सुनता था, वो आज बिल्कुल चुप था। आदित्य बस उस लड़की को जाते हुए पीछे से देखता रहा। कुछ देर बाद आदित्य और विशाल और उसके कुछ दोस्त सभी क्लासों में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तभी आदित्य की नज़र एक क्लास में बैठी लड़की पर गई, जिसको देखते आदित्य के कदम अपने आप उस क्लास की तरफ बढ़ गए। आदित्य की क्लास में घुसते ही सब स्टूडेंट खड़े होकर उसे मॉर्निंग विश करते बोले, गुड मॉर्निंग सर। आदित्य एक छोटा सा जवाब देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। आदित्य को क्लास में गया देखकर विशाल और उसके सभी दोस्त उसी क्लास में आ गए। विशाल क्लास में आकर सभी स्टूडेंट की तरफ देखते बोला, एक गुड न्यूज़ है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है जिसमें कई सारे कंपटीशन होंगी। तो जो लोग इन कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वह अपना अपना नाम लिखकर हमें दे दो। विशाल की बात सुनते सब स्टूडेंट आके चेहरे पर मुस्कान आ गए, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद हर कोई इसी फंक्शन के लिए वेट करता है और उन सब के फर्स्ट ईयर में ही यह फंक्शन हो रहा था, जिस वजह से उन सब की खुशी डबल हो गई थी। सभी लड़कों और लड़कियों ने अपनी अपनी कंपटीशन के हिसाब से अपने नाम नोट करवा दिए। आदित्य सभी की तरफ देखते बोला, मुझे खुशी है कि आप सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इतने उत्सुक हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने नाम नहीं लिखाए हैं, जैसे कि आदित्य मुस्कुराते दोबारा बोला, मिस स्नेहा कपूर। सामने बैठी स्नेहा अपना नाम सुनकर हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसने अपना नाम आदित्य को नहीं बताया था, लेकिन आदित्य उसे उसके नाम से ही बुला रहा था।
तो आदित्य को उसका नाम कैसे पता चला। स्नेहा इसी बात को सोच रही थी कि आदित्य उसके करीब आते बोला, मेरे लिए तुम्हारा नाम पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्नेहा खींचते गुस्से में बोली, मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। आदित्य विशाल की तरफ देखते बोला, स्नेहा का नाम डांसिंग में लिख दो। स्नेहा गुस्से से, मैंने बोला ना मुझे किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आदित्य मुस्कुराते बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना तो आप मेरे पास आकर हटा सकती हैं। इतना कहते हुए आदित्य क्लास से बाहर चला गया। आदित्य के जाते ही स्नेहा का सारा गुस्सा उसकी कॉपी पर निकला। वह अपनी कॉपी किताबें बैग में रखते बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते ही स्नेहा की नज़र सबसे पहले आदित्य पर गई, जो बाहर खड़े होकर स्नेहा के बाहर आने का वेट कर रहा था। आदित्य को देखते ही स्नेहा का पारा और ज्यादा हाई हो गया। वह गुस्से से आदित्य को घूरने लगी। आदित्य मुस्कुराते हुए उसके पास आते बोला, कूल कूल, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। स्नेहा गुस्से से बोली, क्योंकि दोस्तों से बात करना अच्छा होता है। आदित्य मुस्कुराते बोला, और किसने कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। इतना सुनते आदित्य दोबारा मुस्कुराते बोला, मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका हूँ, अब चाहे तुम मानो या ना, मैं तुम्हें अपना दोस्त कभी नहीं मान सकती, माइंड इट। कहते हुए स्नेहा कॉलेज से बाहर की तरफ चली गई। स्नेहा जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा बाहर बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से कोई ऑटो वाला वहां रुकना नहीं चाहता था। स्नेहा काफी देर तक गेट पर खड़ी रही, लेकिन कोई ऑटो वाला वहां नहीं रुका। तभी अचानक एक बाइक आकर उसके सामने रुकी। बाइक पर बैठा आदित्य अपना हेलमेट निकालते बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, मैं उनसे चली जाऊंगी। कहते हुए स्नेहा अपना बैग संभालते आगे बढ़ गई। बारिश काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन स्नेहा को बस अपनी अकड़ दिखानी थी, जिस वजह से वह आदित्य की बाइक पर नहीं बैठी थी। तेज बारिश की वजह से स्नेहा का टॉप उसके शरीर से चिपक चुका था, जिस वजह से उसकी पतली कमर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्नेहा अभी कुछ ही दूर चली थी कि एक ग्रुप अपनी बाइक उसके सामने घुमाने लगा। इन सबको देखते स्नेहा थोड़ी थोड़ी डरने लगी। तभी अचानक उन सब ने अपनी बाइक स्नेहा के सामने रोक दी और उनसे उतरकर खड़े हो गए। तभी एक लड़का अपनी गंदी नजर स्नेहा पर डालते बोला, क्या हुआ जाने मन, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो। स्नेहा गुस्से से बोली, तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं। स्नेहा अंदर से बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन वह उनको ये दिखाना नहीं चाहती थी। इस वजह से वह अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी। अरे इसके मुंह में तो जबान भी है। बोलते लड़के जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी से स्नेहा और ज्यादा डर गई। तभी अचानक कोई स्नेहा का हाथ पकड़ते बोला, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं ना जाने कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो। स्नेहा ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य को देखते हुए स्नेहा का डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वह आज सुबह का नज़ारा देखने के बाद स्नेहा यह तो समझ चुकी थी कि आदित्य लड़कियों की इज्जत करता है। आदित्य स्नेहा का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी एक लड़का उसके सामने आते बोला, क्या तो इससे अकेले ही मजे लेने की सोच रहा है, पहले हमने इसे देखा है तो पहले हमारा नंबर हुआ ना। आदित्य उस लड़के की तरफ देखते बोला, अरे नहीं भाई, ये मेरी दोस्त है। इतना बोलते जैसे आदित्य आगे बढ़ने को हुआ, इस लड़के ने स्नेहा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब आदित्य का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह गुस्से में उसकी तरफ देखते बोला, हाथ छोड़ उसका। लड़के ने आदित्य की बात नहीं सुनी। अगले ही पल वह लड़का जमीन पर पड़ा था और आदित्य उसकी पीठ पर अपना पैर रखे खड़ा हुआ था। तभी दूसरा लड़का चिल्लाते हुए आदित्य को मारने के लिए आगे बढ़ा। आदित्य ने स्नेहा की कमर पकड़ी और उसे उठाकर जोर से घुमा दिया, जिससे स्नेहा के पैर उस लड़के के मुंह पर पड़े और वह जमीन पर गिर गया। स्नेहा को नीचे उतरते हुए आदित्य बचे हुए लड़कों की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। आदित्य ने अभी तक सिर्फ एक लड़के को मारा था, लेकिन उसकी मार का असर सब पर साफ साफ दिख रहा था। आदित्य ने आगे बढ़कर एक लड़के के मुंह पर जोर से हाथ मारा, जिससे वह तेजी से जमीन पर जा गिरा।
अगले को मारने के लिए। आदित्य जैसे ही आगे बढ़ा तो सबके सब डर के मारे वहां से भाग गए। उनके वहां से भागते स्नेहा की तरफ मुड़ा जो ठंड से कांप रही थी। स्नेहा को ठंड से कांपता देखकर आदित्य अपनी जैकेट उतारकर स्नेहा की तरफ बढ़ाते बोला, इसे पहन लो, तुम्हें ठंड से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। स्नेहा भी ठंड से कांप रही थी, इसलिए उसने बिना किसी जिद के जैकेट को पहन लिया। आदित्य अपनी बाइक पर बैठते बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ, ये एरिया सेफ नहीं है। स्नेहा भी बिना जिद के आदित्य की बाइक पर आकर बैठ गई। स्नेहा के बैठते ही आदित्य ने बाइक को गर्ल्स हॉस्टल की तरफ मोड़ दिया। आदित्य बाइक चला रहा था और स्नेहा चुपचाप जैकेट पहने आदित्य से दूरी मेंटेन करते बैठी थी। स्नेहा मन में कुछ सोचते बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? स्नेहा के मुंह से इतना सुनते आदित्य तो आसमानों में पहुंच चुका था, उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। आदित्य ऐसे खुश हो रहा था जैसे कि स्नेहा ने उससे दोस्ती करने को नहीं प्यार करने को बोला था। आदित्य से कोई जवाब नहीं सुनते ही स्नेहा दोबारा बोली, हीनो, आपको बुरा लगा था जब मैंने आपसे दोस्ती करने को मना किया था, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि एक लड़की ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करती। स्नेहा की बात सुनते आदित्य झट से बोला, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। स्नेहा खुश होते, मतलब आप मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। आदित्य की बात सुनते स्नेहा जोर से बोल पड़ी, भुट्टे। आदित्य चौंकते, भुट्टे? स्नेहा एक तरफ इशारा करते बोली, चलो वहाँ गरम गरम सीख रहे हैं और मुझे खाना है। स्नेहा का इशारा देखते आदित्य ने उस और देखा तो वहाँ कौन गरम हो रहे थे जिन्हें स्नेहा भुट्टे बोल रही थी, उन्हें कौन बोलते हैं? आदित्य थोड़े मजाकिया लहजे में बोला, जिसे सुनते स्नेहा अपनी आंखें दिखाते बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें भुट्टे ही बोलते हैं। चलो ना प्लीज, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी, प्लीज। आदित्य उस दुकान की तरफ बाइक मोड़ लेता है और सीधे उस दुकान के सामने जाकर बाइक रोक देता है। बाइक रुकते ही स्नेहा जल्दी से उतरकर दुकान की तरफ भागने को होती है, तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य के हाथ पकड़ते ही स्नेहा असमंजस में उसकी तरफ देखने लगती है। आदित्य उसे वापस खड़ा करते हुए कहता है, वहाँ देखो कितनी भीड़ है और तुम्हारे कपड़े भी भीगे हुए हैं, तो तुम रुको, मैं जाता हूँ। स्नेहा ने एक नज़र दुकान को देखा जहाँ सैकड़ों आदमी खड़े थे, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई और आदित्य दुकान पर चला गया। कुछ ही देर में आदित्य वापस आया तो उसके दोनों हाथों में भुट्टे थे। स्नेहा जल्दी से भुट्टे छीनते बोली, थैंक्स। आदित्य बेचारा बस स्नेहा को देखता ही रह गया क्योंकि वह एक भुट्टा अपने लिए लाया था, लेकिन स्नेहा ने दोनों छीन लिए थे। खुद को इस तरह घूरते देख तो स्नेहा ने अपनी आंखों को ऊपर उठाते एक भुट्टा आदित्य की तरफ बढ़ा दिया और ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो, तुम्हें भी खाना है? ऐसा करते देख आदित्य ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी स्नेहा ने तुरंत भुट्टा पीछे खींच लिया जिससे वह आदित्य के हाथ तक नहीं आ पाया। ऐसा करते स्नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। आदित्य उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तभी स्नेहा उसके सामने हाथ हिलाते बोली, कहाँ खो गए? मुझे हॉस्टल छोड़ो वरना हॉस्टल बंद हो जाएगा। आदित्य अपना मुंह बनाते बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया है? तुम्हें ही ये बकवास से भुट्टे खाने थे। ओ हेलो मिस्टर, उन्हें बकवास मत बोलो, और वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वेट वेट, यहाँ बंदर कौन है और ये क्या होता है? स्नेहा मुस्कुराते बोली, अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ओ हेलो मैडम, मुझे इतनी कम हिंदी भी नहीं आती कि मैं समझ ना सकूं। अभी अभी तुमने मुझे बंदर बोला, आई मीन मंकी, और इस भुट्टे को अदरक। स्नेहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो इस भुट्टे बनाने वाले को बंदर बोल रही थी, मुझे नहीं पता। तुम मुझे अभी सॉरी बोलो वरना मैं तुम्हें अकेले ही छोड़कर चला जाऊंगा। आदित्य जिद करते हुए बोला, सॉरी, और वो भी तुम्हें? चलो फुटो यहाँ से, मैं नहीं बोलने वाली सॉरी। स्नेहा अपने मुंह बनाते बोली, सोच लो शाम के 7 बज चुके हैं और तुम्हें 8 बजे तक हॉस्टल पहुँचना है और रास्ता भी खराब है, आगे भूत भी मिल सकते हैं। भूत का नाम सुनते ही स्नेहा पूरी तरह से डर गई, लेकिन फिर भी वह अपने डर पर काबू करते जल्दी से बोली, नहीं भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम झूठ बोल रहे हो। आदित्य अपनी बाइक पर बैठते बोला, अगर नहीं होते तो जाओ, सुना है इस रास्ते पर 2 लड़कियों ने एक लड़के को प्यार में फंसाकर मारा था, तब से उस लड़के का भूत हर शाम को एक लड़की का खून पीता है।
इतना सुनते स्नेहा जल्दी से आदित्य के पास आई और उसका हाथ पकड़ते जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें बंदर बोला। अब तुम जल्दी से मुझे हॉस्टल छोड़ दो। ऐसे नहीं, पहले बताओ कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। हाँ हाँ करूँगी, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। तुम प्लीज़ मुझे हॉस्टल छोड़ दो। इतना सुनते आदित्य के चेहरे पर अपनी जीत की मुस्कान थी। वह जल्दी से बाइक स्टार्ट करते बोला, बैठो। स्नेहा इतनी जल्दी बाइक पर बैठी जैसे उसके पीछे वही भूत हो जो लड़कियों का खून पीता है। इस बार स्नेहा बिल्कुल आदित्य से चिपक कर बैठी थी क्योंकि इस बार उसे भूत का डर था। स्नेहा का खुद के नजदीक बैठा देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाइक रास्ते में ही थी तभी स्नेहा कुछ सोचते बोली, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो भूत मेरा खून क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसे लगेगा कि तुम किसी लड़के को धोखा नहीं दोगी, इसलिए वह तुम्हारा खून नहीं पिएगा। ऐसे ही बातें करते करते स्नेहा का हॉस्टल आ गया तो स्नेहा बाइक से उतरकर हॉस्टल के अंदर जाने लगी और आदित्य उसे हॉस्टल में जाते हुए ही देखता रहा, इस आस में कि शायद स्नेहा एक बार पलट कर देखे, पर स्नेहा ने एक बार भी नहीं देखा। वह सीधे हॉस्टल के अंदर चली गई। स्नेहा के अंदर जाते ही आदित्य भी अपने फ्लैट की तरफ निकल गया। अगली सुबह आदित्य आराम से सो रहा था और उसका फोन बार बार बजे जा रहा था। ज्यादा बार फोन बजने की वजह से आदित्य का मूड खराब हो गया। उसने जल्दी से फोन उठाया और बिना स्क्रीन पर देखे कान पर लगाते जोर से चिल्लाया, कौन है? सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर रहा है? आदित्य की आवाज इतनी तेज थी कि सामने वाला डर गया। तभी आदित्य दोबारा बोला, अब बोलो ना, कौन है जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है? मेरी नींद के दुश्मन कहीं के, क्या तुम्हारे बोलने पर भी टैक्स लगता है क्या? तभी फोन पर दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, आदित्य ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? आपकी वजह से आज उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुनना था कि आदित्य की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई क्योंकि सामने उसकी माँ थी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह चिल्लाया भी तो किस पर? अपनी जान से ज्यादा प्यारी बहन। आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते बोला, सॉरी माँ, वो मुझे लगा कोई और है। आई एम रियली रियली सॉरी। आप प्लीज पंडा को फोन दो। आदित्य अपनी बहन से प्यार से पंडा बोलता था। आदित्य में मुंह से खुद के लिए पंडा सुनते ही उसकी बहन ने जल्दी से फोन लिया और थोड़ा गुस्से में बोली, अब मैं पतली हो गई हूँ तो आप मुझे पंडा बुलाना बंद करो। नहीं नहीं, मैं तो पंडा ही बोलूँगा। ओके ठीक है, आप मुझे पंडा बोलेंगे तो मैं आपको आपके पुराने नाम से बुलाऊंगी, बंदर। अपनी बहन की बात सुनते आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी वह कुछ सोचते बोला, पंडा एक सीक्रेट बताऊं? अगर तू किसी और को ना बताए। सीक्रेट का नाम सुनते आदित्य की बहन उछलते बोली, बताओ ना, क्या सीक्रेट है? जल्दी बता। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पक्का पक्का। आदित्य को पता था कि उसकी बहन अपने मुंह में कुछ भी नहीं रख सकती, फिर भी वह बताना चाहता था, इसीलिए वह मुस्कुराते बोला, देख तू है मोटी और मैंने यहाँ तेरे लिए एक पतलू लड़की ढूंढ ली है। आदित्य की बहन चिढ़ते बोली, ये सीक्रेट है? आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं मोटी हूँ? अरे नहीं नहीं, पहले पूरी बात तो सुन। हाँ बोलो। लेकिन अगर इस बार मुझे मोटी बोला तो समझ लेना। देख पंडा, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, मुझे प्यार हो गया है। इतना सुनते आदित्य की बहन जोर से उछलते हुए चीखी, प्यार? इतना सुनते आदित्य की माँ ने फोन अपने हाथों में लिया और सवालों की बारिश करते बोली, क्या प्यार? कैसी है वो? सुंदर तो है ना? कहीं कोई राजकुमारी है या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी? अपनी माँ के सवालों को सुनते आदित्य ने फोन को कट कर दिया और फिर चैन की सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़े और सवाल पूछे तो वह पागल हो जाएगा। आदित्य ने अभी फोन बेड पर रखा ही था कि उसका फोन दोबारा बजा। आदित्य को लगा कि फोन शायद माँ का होगा, इसीलिए उसने जल्दी से फोन बिना देखे उठा लिया और उनको सवालों के बिना सुने ही बोला, हाँ माँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है और हाँ, कोई राजकुमारी नहीं है। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से आवाज आई, आदित्य किससे बात कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? आवाज सुनते आदित्य पहचान गया कि सामने फोन पर कोई और नहीं बल्कि स्नेहा है, जिसने कल रात कोई आदित्य से उसका नंबर लिया था। स्नेहा की बात सुनते आदित्य हड़बड़ाते बोला, किसी से बात नहीं कर रहा था, तुम बोलो किस लिए फोन किया? स्नेहा अपनी आंखें छोटी करते बोली, नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम किससे बात कर रहे थे और क्या?
स्नेहा का सवाल सुन आदित्य कुछ सोचते बोला, मैं अपनी बहन को एक डॉल के बारे में बता रहा था। स्नेहा कुछ सोचते जल्दी से बोली, लेकिन तुमने तो पहले माँ कहा था। हाँ तो कोई गिफ्ट देना होगा तो माँ तो बताऊंगा ही। फिलहाल अब तुम बोलो, तुमने किस लिए फ़ोन किया था? आदित्य की बात सुन स्नेहा मुस्कुराते बोली, अब जब तुमने मुझसे दोस्ती की है तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी ना। हाँ बिल्कुल, तुम मुझे ही कॉल करोगी। तो बताओ क्या काम है? स्नेहा मुस्कुराते बोली, अब तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे कॉलेज भी तुम ही लेकर जाओगे, इसलिए तुम जल्दी से मेरे हॉस्टल आ जाओ। स्नेहा के मुंह से इतना सुनते ही आदित्य मुस्कुराते बोला, मैं बस 20 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल आ रहा हूँ, तुम नीचे आओ। इतना सुनते स्नेहा ने जल्दी से फ़ोन को कट किया और फिर तैयार होने के लिए बाथरूम में घुस गई। आदित्य भी अपने कहे मुताबिक 20 मिनट में स्नेहा के हॉस्टल पहुंच गया। थोड़ी ही देर में स्नेहा भी तैयार होकर नीचे आ गई और फिर आदित्य की बाइक पर बैठते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। आदित्य अपनी बाइक चला रहा था और स्नेहा पीछे बैठी उससे अपनी बातें सुना रही थी कि तभी एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोककर साइड में लगाने को कहा। आदित्य चाहता तो एक फ़ोन करके निकल सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी गाड़ी साइड में लगा ली। तभी दूसरा पुलिस वाला उसके पास आते हुए बोला, पेपर्स। आदित्य उसकी बात पर मजाक करते बोला, सर मैं पेपर नहीं पढ़ता। आदित्य की बात सुनते ही सब हंसने लगे, लेकिन उस पुलिस वाले का मुंह बन गया। वह चिढ़ते बोला, मैं न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा, गाड़ी के पेपर निकाल। उसकी बात सुनते आदित्य ने मुस्कुराते जवाब दिया, नहीं है, हॉस्टल में भूल गया। पुलिस वाला मुस्कुराते बोला, अरे वाह, पेपर्स नहीं है। उसके बाद वह अपने साथियों की तरफ देखते बोला, चलो इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाओ। आदित्य उन्हें रोकते बोला, सर आप इस गाड़ी को ऐसे नहीं पकड़ सकते, एक बार इसका नंबर डालकर चेक तो कर लीजिए। पुलिस वाला मुस्कुराते बोला, नहीं करना मुझे चेक, तुम बताओ तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या? आदित्य कुछ बोलने का हुआ, उससे पहले ही स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। आदित्य को शांत देख पुलिस वाले को लगा कि वह डर गया, इसलिए वह अपना रोब झाड़ते बोला, अब इसे पुलिस स्टेशन से ही ले जाना, और वो भी कागज और 5000 फाइन के साथ। पुलिस वाले की बात सुन आदित्य का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था, लेकिन स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वह कुछ कह भी नहीं सकता था। आदित्य पुलिस वाले की तरफ गुस्से से देखते बोला, अब मेरी बाइक तुम लेकर जाओगे, और वो भी खुद? इतना कहते आदित्य ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। आदित्य पुलिस वाले को धमकी देते वहां से चला गया। स्नेहा उसके साथ तो चल रही थी, लेकिन साथ में ही वह आदित्य को गुस्से से घूर रही थी। खुद को ऐसे गुस्से में देखते देख आदित्य अपना चेहरा उसके तरफ घुमाते बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? स्नेहा गुस्से में उसका हाथ छोड़ते बोली, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, ना मैं तुम्हारे साथ आती और ना मुझे आज यहाँ पैदल चलना होता। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले विशाल एक गाड़ी लेकर वहाँ आ गया। गाड़ी को देखते ही आदित्य बोला, कोई बात नहीं, अब तुम्हें पैदल नहीं चलना होगा। इतना सुनते स्नेहा ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए सामने देखा, जहाँ विशाल गाड़ी के साथ खड़ा था। गाड़ी को देखते ही स्नेहा की आंखें चमक गई। आदित्य ने स्नेहा को आगे वाली सीट पर बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विशाल बेचारा जो गाड़ी लेकर आया था वह चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गया। आदित्य अपनी कोल्ड आवाज में बोला, सीट बेल्ट पहन लो। दोनों ने बिना कुछ के सीट बेल्ट पहन ली। उनके सीट बेल्ट पहनते आदित्य ने भी सीट बेल्ट पहनी और गाड़ी को स्टार्ट किया। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी फुल स्पीड में इधर ही उधर भगा दी जिधर पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी पकड़ी थी। आदित्य की गाड़ी फुल स्पीड में पुलिस वालों की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देख पुलिस वालों की हवा खराब हो गई। पुलिस वालों को लग रहा था कि आज सामने वाली गाड़ी उनका कचुम्बर बना देगी, लेकिन आदित्य ने गाड़ी को उनके बिल्कुल पास ले जाते गाड़ी को लेफ्ट मोड़ दिया और हॉर्न बजाते कॉलेज की तरफ निकल गया। स्नेहा को तो आदित्य की ये हरकत बच्चों से कम नहीं लग रही थी। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने के छीने जाने पर सामने वाले को डराने की पूरी कोशिश करता है, उसी तरह आज आदित्य ने उन पुलिस वालों को डरा दिया था जिन पुलिस वालों के सामने से भी गाड़ी निकली थी। उनमें से एक पुलिस वाला गुस्से में बोला,
इस गाड़ी के नंबर से इसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। एक हवलदार आगे आते बोला, सर हम उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह गाड़ी किसी वीआईपी की है और वीआईपी गाड़ियों को पकड़ा तो दूर रोका भी नहीं जा सकता। अगर हमने उन्हें पकड़ा तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। हवलदार की बात सुनते ही उसका माथा सनका और उसने तुरंत आदित्य की बाइक का नंबर अपने मोबाइल में डाला। नंबर के डालते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि आदित्य की बाइक का नंबर भी वीआईपी ही था। उधर आदित्य अपने कॉलेज पहुंचा और पूरे दिन मस्ती करने के बाद स्नेहा को उसके हॉस्टल छोड़ते अपने फ्लैट पर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कॉलेज में पढ़ाई की जगह मस्ती क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10% बच्चे कॉलेज जाकर पढ़ते हैं, बाकी सभी तो मस्ती ही करते हैं। आदित्य और विशाल जैसे अपनी गाड़ी से उतरे तभी उनकी नज़र सामने खड़े पुलिस वाले पर पड़ी जो उनका ही इंतजार कर रहा था। आदित्य को देखते पुलिस वाला उसके पास आते बोला, सर सॉरी, मुझे पता नहीं था आप कौन हो, वरना मैं आपकी गाड़ी कभी नहीं पकड़ता। पुलिस वाले की बात सुन आदित्य मुस्कुराते बोला, सर प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आप मुझे सॉरी मत बोलिए। आदित्य की बात सुनकर पुलिस वाला हैरानी से उसे देखने लगा क्योंकि यहाँ आने से पहले उसे लग रहा था कि आदित्य उस पर गुस्सा होगा, उससे चिल्लाएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग हो रहा था। आदित्य दोबारा बोला, लेकिन सर आपको हम लोगों की बात भी माननी चाहिए, मैं आपसे तब भी कह रहा था कि आप मेरी गाड़ी का नंबर चेक कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया। आदित्य की बात सुन पुलिस वाला से नीचे करके खड़ा हो गया क्योंकि असलियत में गलती उसकी ही थी। आदित्य ने जब उन्हें सर नीचे करे देखा तो वह मुस्कुराते बोला, वैसे सर मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने आपसे मजाक किया था जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था। आदित्य विशाल की तरफ देखते बोला, विशाल सर को घर तक छोड़ दो। विशाल आदित्य को ओके बोलते गाड़ी में बैठ गया और उसके साथ वह पुलिस वाला भी बैठ गया। उनके साथ वह पुलिस वाला भी बैठ गया था। उनके बैठते विशाल ने गाड़ी उनके बताए पते पर मोड़ दी। अंदर आकर आदित्य ने खाना खाया जो पहले ही नौकर बना चुके थे। उसके बाद आदित्य अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने थोड़ी देर स्नेहा से बात की और फिर सो गया। अगले कुछ दिन भी इसी तरह बीते। आदित्य रोज स्नेहा को पिकअप करता और फिर कॉलेज के बाद उसे हॉस्टल छोड़ देता। इन दिनों आदित्य और स्नेहा की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। आदित्य ने कई बार कोशिश की थी कि वह स्नेहा को अपनी दिल की फीलिंग्स बता दे, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन आदित्य और स्नेहा दोनों कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में थे। ज़्यादा रात हो जाने की वजह से स्नेहा का हॉस्टल बंद हो गया था, इसलिए उसे आदित्य के साथ उसके फ्लैट पर आना पड़ा। आदित्य के फ्लैट को देखते स्नेहा चौंक गई क्योंकि वहाँ सिर्फ आदित्य और विशाल रहते थे, लेकिन फ्लैट इतना बड़ा था कि 5 लोग उसमें आराम से रह सकते थे। विशाल जाकर अपने कमरे में सो गया और आदित्य स्नेहा को लेकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन उसे गेट पर रोकते खुद अंदर चला गया और उससे बोला, जब तक मैं ना बोलूँ तुम अंदर मत आना। आदित्य स्नेहा को बाहर रोककर खुद कमरे में चला गया। जब स्नेहा काफ़ी देर तक खड़ी रही लेकिन आदित्य ने उसे अंदर नहीं बुलाया तो स्नेहा ने धीरे से कमरे का गेट खोलकर अंदर देखा तो वह हैरान हो गई क्योंकि आदित्य के पूरे कमरे में सामान बिखरा हुआ पड़ा था और आदित्य उसे सही करने में लगा था। आदित्य को सामान ठीक करते देख स्नेहा को हल्की हंसी आ गई। वह हंसते हुए अंदर आ गई और अपने एक्सप्रेशनों को छुपाते बोली, अरे यार तुम यहाँ बंदरों की तरह रहते हो, कितनी गंदगी है यहाँ। आदित्य अपना मुंह बनाते बोला, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ और मुझे इतनी ही सफाई पसंद है। आदित्य के बात सुनते स्नेहा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वह हंसते बोली, वो तो होगी ही क्योंकि तुम बंदर जो हो। स्नेहा की बात सुन आदित्य बस हैरानी से देखता ही रहा क्योंकि अभी अभी उसने उसे बंदर बोला था। तभी स्नेहा दोबारा बोली, चलो सफाई बंद करो, हम ऐसे ही सो सकते हैं। आदित्य कुछ सोचते बोला, ठीक है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। स्नेहा ने एक नज़र सोफे को देखा और फिर आदित्य को, उसके बाद मुस्कुराते बोली, तुम इतने बड़े हो और सोफ़ा इतना छोटा, तो कैसे सो सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। आदित्य हैरानी से स्नेहा को देखते बोला, तुम इस सोफे पर सो सकती हो, लेकिन कैसे। आदित्य ने इतना बोला ही था कि स्नेहा अपनी जगह से उछलकर सोफे पर आ गई और अपने पैरों को सिकोड़कर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लेट गई।
स्नेहा को ऐसे लेटा देख आदित्य हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी करते बोला, ऐसे कौन सोता है? आदित्य की बात सुनते स्नेहा बोली, मैं सोती हूँ और अब ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चुपचाप सो जाओ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। स्नेहा की बात सुनते आदित्य मुस्कुराते बेड पर लेट गया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अभी आदित्य को लेटे कुछ ही टाइम हुआ था कि उसके कानों में स्नेहा की आवाज़ है, आदित्य आदित्य। स्नेहा की आवाज़ सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ, सो गई क्या? स्नेहा की बात सुनते ही आदित्य थोड़ा चिढ़ गया क्योंकि स्नेहा सिर्फ ये पूछने के लिए बोली थी कि वह अभी तक सोया है या नहीं। आदित्य अपने चेहरे पर तकिया रखते बोला, हाँ सो गया हूँ। तो जवाब कैसे दे रहे हो? हाँ सो गए हो तो? आदित्य चलो एक सवाल पूछूं। आदित्य को पता था कि स्नेहा एक सवाल का बोलकर सवालों की पूरी लाइन लगा देगी क्योंकि स्नेहा की यही आदत थी, वो एक सवाल का बोलकर कई सवाल पूछती थी और साथ ही उसे ये भी पता था कि अगर वह मना भी करेगा तो भी स्नेहा मानेगी नहीं, इसलिए उसने पूछने के लिए हाँ बोल दिया। आदित्य के हाँ सुनते ही स्नेहा तुरंत बोल पड़ी, तुम्हारे दोस्तों में से सबसे अच्छा लड़का कौन है? स्नेहा का सवाल सुनते आदित्य की नींद तुरंत गायब हो गई क्योंकि आज पहली बार स्नेहा ने किसी लड़के के बारे में पूछा था। आदित्य उठकर बेड पर बैठते बोला, लेकिन तुम्हें क्या करना है ये जानकर? मुझे दोस्ती करनी है उनसे। स्नेहा किसी और से दोस्ती करना चाहती है ये सोचते ही आदित्य जल्दी से बोला, नहीं उन सब में से कोई भी अच्छा नहीं है। जब उनमें कोई अच्छा नहीं है तो तुमने उनसे दोस्ती क्यों कर रखी है? और वैसे भी महेश, राजेश और विष्णु सब अच्छे तो हैं। स्नेहा के मुंह से इतना सुनते आदित्य जल्दी से बोला, नहीं उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, सब के सब बहुत बेकार है और मेरी बात अलग है लेकिन तुम्हारी अलग। स्नेहा कुछ सोचते बोली, आदित्य तुम मुझे पसंद करते हो? तुम ये क्यों पूछ रही हो? स्नेहा उठकर बैठते बोली, क्योंकि आज तक तुमने मुझे किसी लड़के से दोस्ती करने ही नहीं दी और जो भी लड़का मुझे प्रपोज करने को होता है तो तुम उसके प्रपोज करने से पहले ही उसकी कुटाई कर देते हो। जब आदित्य ने स्नेहा के मुंह से इतनी बातें सुनी तो वह स्नेहा से अपने प्यार का इजहार करने में कोई देर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि अगर आज उसने अपने प्यार को नहीं दिखाया तो वह हमेशा हमेशा के लिए स्नेहा को खो देगा। ये सब सोचते हुए आदित्य जल्दी से अपनी जगह से उठा और आकर स्नेहा के पास में बैठते बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अभी से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तब से करता हूँ। स्नेहा थोड़ा दूर हटते बोली, आदित्य मैं प्यार में भरोसा नहीं करती। स्नेहा के मुंह से इतना सुनते आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते बोला, लेकिन तुम मुझ पर तो भरोसा करती हो। स्नेहा कुछ सोचते जल्दी से बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? स्नेहा की बात सुनते आदित्य ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। आदित्य का सिर देखते स्नेहा जल्दी से बोली, तुम्हें शादी कल ही करनी होगी और हाँ हमारी शादी में सिर्फ हम दो ही होंगे। स्नेहा के मुंह से इतना सुनना था कि आदित्य के हाथ अपने आप पीछे हट गए। उसके चेहरे पर एक डर था। आदित्य के चेहरे को देखते स्नेहा अपने मन में ही मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर भी आदित्य के मना करने का डर साफ देखा जा सकता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदित्य कुछ सोच से बोला, ठीक है हम कल ही शादी करेंगे। इतना सुनते ही स्नेहा जल्दी से आदित्य के गले लग गई। आज ये पल दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। तभी अचानक स्नेहा का फोन बजा। आदित्य ने जब फोन देखा तो फोन में अलार्म बज रहा था। फोन को देखते स्नेहा जल्दी से उठाते बोली, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, उसके बाद मैं कोर्ट आ जाऊंगी, तुम 10 बजे तक कोर्ट में आ जाना। इतना कहते ही स्नेहा ने एक बार आदित्य को गले लगाया और फिर अपने हॉस्टल के लिए निकल गए। स्नेहा के जाते आदित्य ने एक लंबी सांस ली और खुद से बोला, सॉरी माँ, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन शादी होने के बाद मैं सीधे आपके पास ही आऊँगा। कहते हुए आदित्य अपनी जगह से उठा और तैयार होने लगा। 10 बजे कोर्ट। स्नेहा कोर्ट में बैठी आदित्य का इंतजार ही कर रही थी। तभी स्नेहा की सहेली वर्तिका उसके पास आकर बैठ गई, जो उसके साथ आई थी। वर्तिका कुछ सोचते बोली, हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। नहीं,
मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगा। स्नेहा की बात सुनते वर्तिका दोबारा बोली, स्नेहा पागल मत बनो, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। प्यार के लिए हर कोई आगे होता है, लेकिन शादी के लिए कोई आगे नहीं आता। वर्तिका की बात सुनते स्नेहा थोड़ी तेज आवाज में बोली, आदित्य ऐसा नहीं है, मैं उसका इंतजार करूंगी। स्नेहा की तेज आवाज सुनते वर्तिका भी डर गई। वह डरते वहां से खड़ी हो गई। स्नेहा आदित्य का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ता ही जा रहा था। 11 बज चुके थे, लेकिन आदित्य अब भी नहीं आया था। अब स्नेहा को वर्तिका की बातें सच लगने लगी थी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। स्नेहा ने फ़ोन को उठाकर देखा तो फ़ोन उसके पापा का था। अपने पापा का फ़ोन देखते स्नेहा की आंखों में हल्का गुस्सा आ गया। उसने गुस्से के साथ फ़ोन को उठाया और कान पर लगा लिया। फ़ोन पर दूसरी साइड से आवाज़ आई, बेटा आज से तू विक्रांत के साथ रहना और किसी को भी पता मत चलने देना कि तू कपूर की बेटी है। मिस्टर कपूर की आवाज़ से पता चल रहा था कि उन्हें कोई गहरी चोट लगी है। अपने पापा की आवाज़ में दर्द महसूस करते हुए स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले किसी ने उसके सर पर जोर से किसी चीज़ को मारा। स्नेहा का सर थोड़ा झुका हुआ था, जिस वजह से वह चीज़ उसके माथे पर लगी थी। स्नेहा के मुंह से एक आह निकली और अगले पल वह बेहोश हो गई। जब स्नेहा की आँख खोली तो वह हॉस्पिटल में थी। उसके सिर के साथ साथ आधे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। विक्रांत जी उसके पास में बैठे हुए थे। विक्रांत जी को देखते स्नेहा जल्दी से बोली, मेरे डैड। इससे पहले वह कुछ बोलते विक्रांत जी डॉक्टरों की तरफ देखते बोले, आप सभी बाहर जाइए, हमें कुछ बात करनी है। विक्रांत जी की बात सुनते सभी डॉक्टर बाहर चले गए। तभी विक्रांत जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोले, आज से तुम स्नेहा कपूर नहीं हो बल्कि खुशी मल्होत्रा हो। विक्रांत जी की बात सुनते स्नेहा उन्हें हैरानी से देखने लगी। तभी विक्रांत जी दोबारा बोले, देखो बेटा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पापा के बारे में कुछ भी गलत सुनो। इसलिए मैं तुम्हें इतना जान लो कि तुम्हारे पापा ने कई गलतियाँ की थी जिनकी सजा उसकी मौत के साथ पूरी हुई। स्नेहा को जब पता चला कि उसके पापा की मौत हो चुकी है तो उसके आंसू अपने आप रुक ही नहीं पाए। हालांकि स्नेहा अपने पापा से नफरत करती थी क्योंकि उनकी वजह से ही उसकी मां ने आत्महत्या की थी, लेकिन आखिरकार थे तो उसके पापा ही। काफ़ी देर रोने के बाद स्नेहा चुप हुई। तभी विक्रांत जी दोबारा बोले, जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था वे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी हुई थी जिस वजह से तुम्हारे आधे चेहरे की सर्जरी हुई है, तो अब तुम अपनी पहचान भी बदल लो। और वैसे भी मेरी बेटी तो पता नहीं कहाँ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी बनकर रहो। स्नेहा सोचने लगी कि आदित्य के धोखे को भूलने के लिए उसे अपनी पहचान बदलनी ही पड़ेगी। इसीलिए उसने स्नेहा कपूर से खुशी मल्होत्रा बनना स्वीकार किया था। कुछ ही दिनों में स्नेहा बिल्कुल ठीक हो गई और अब वह पूरी तरह से खुशी बन चुकी थी। जब स्नेहा के मैनेजर ने शादी के लिए आदित्य को सजेक्ट किया था तो वह इसलिए मानी थी क्योंकि उसे लग रहा था अब उसका चेहरा बदल चुका है तो आदित्य उसे नहीं पहचानेगा। कहानी वर्तमान में खुशी मल्होत्रा मैंशन से निकलकर आदित्य के घर जा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, जिसे सोचते उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके अपने साथ चलने को बोल दिया। कुछ ही देर में खुशी आदित्य के घर पहुंची। इस टाइम आदित्य अपने कमरे में सो रहा था और विशाल हॉल में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। खुशी को देखते विशाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान चली भी गई जब उसकी नज़र स्नेहा के पीछे आते लड़के पर पड़ी। विशाल अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, ये कौन है? खुशी मुस्कुराते हुए विशाल के सवाल का जवाब देते हुए बोली, ये मेरा दोस्त है अंश और ये भी मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन ये यहाँ क्यों रहेगा? क्योंकि इसे किसी पर भरोसा नहीं है और आजकल के लड़कों पर तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए यह मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रहेगा। विशाल ने एक नज़र सामने खड़े लड़के पर डाली और फिर बोला, नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकता और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी कि कोई और भी तुम्हारे साथ रहेगा। विशाल की बात सुनते ही खुशी थोड़े गुस्से में बोली, अगर ये यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी और बता देना ये बात अपने द आदित्य ठाकुर को।
इतना बोलकर खुशी उस लड़के के साथ वापस जाने लगी। तभी उसके कानों में एक रौबदार आवाज पड़ी, इसे यहाँ रहने दो। आवाज सुनते ही खुशी ने उस तरफ देखा तो आदित्य नीचे उतरते हुए आ रहा था। अब यह आदित्य उस पुराने आदित्य से बिल्कुल अलग था। नीचे आकर आदित्य उस लड़के के सामने खड़े होते बोला, तुम यहाँ रह सकते हो। आदित्य की बात सुनते खुशी जल्दी से बोली, थैंक यू सो मच। खुशी के मुंह से खुद के लिए सर सुनते ही आदित्य अपनी कोल्ड आवाज में बोला, आदित्य ठाकुर नाम है मेरा, समझी। खुशी अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए धीरे से बोली, सॉरी लेकिन मैं आपके नाम को नहीं ले सकती, क्योंकि इस नाम को मैं लेना नहीं चाहती। लेकिन क्या, आखिर क्या वजह है तुम जो मेरा नाम नहीं लेना चाहती? आप मेरा नाम क्यों नहीं लेना चाहती हैं? वो मेरे पर्सनल मैटर है, आप उन्हें ना जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हुए खुशी ने अपना सामान उठाया और सामने बने कमरे की तरफ चली गई। खुशी को जाता देख अंश ने भी अपना सामान उठाया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी विशाल उसे बीच में रोकते बोला, तुम्हारा कमरा उधर है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहते विशाल अंश को लेकर एक तरफ चला गया। सबके जाते ही आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाम का वक्त आदित्य का घर। आदित्य और विशाल दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खुशी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद खुशी अंश के साथ हंसते वहां आई। उन दोनों को देखकर विशाल का तो मन कर रहा था कि वह अभी ही इस अंश के बच्चे को मारकर उसका खून पी जाए। तभी विशाल ने एक नज़र आदित्य के चेहरे पर डाली। जिस आदित्य ने कभी भी स्नेहा को किसी लड़के से दोस्ती नहीं करने दी, आज वह उन्हें ऐसे देखकर बिल्कुल शांत बैठा था। विशाल आदित्य को शांत देखते हुए धीरे से बोला, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? विशाल की बात सुनते आदित्य अपना खाना खाते बोला, गुस्सा? और वो भी मुझे? अरे बिल्कुल भी नहीं आदित्य, ये अंश का बच्चा तेरी स्नेहा को तुझसे दूर ले जा रहा है और तू कह रहा है कि तुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आदित्य विशाल की तरफ देखते बोला, वो स्नेहा नहीं खुशी है, तुझे उसके नेचर से नहीं पता चल रहा है कि वह कितनी बदल चुकी है। विशाल अपने खाने का चम्मच उठाते बोला, हाँ वो बदल चुकी है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए। देख वो उससे कितने हंसते बातें कर रही है। खाना खत्म होते खुशी विशाल की तरफ देखते बोली, मैं और अंश मूवी देखने जा रहे हैं, रात को लेट आएंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैं अंश के साथ कहीं मूवी देखने नहीं गई हूँ, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। एक तो पहले विशाल को उस अंश पर गुस्सा आ रहा था और ऊपर से खुशी का यह कहना कि वह उसके साथ अकेले मूवी देखने जा रही है। विशाल का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। विशाल कुछ सोच से बोला, हम भी मूवी देखने चल रहे हैं। विशाल की बात सुनते खुशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वह यही तो चाहती थी कि आदित्य भी वहां जाए और उसके बाद वह उसे अपने और अंश के प्यार को दिखाए। आदित्य अपनी जगह से उठते बोला, मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है, अगर तुम सब जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इतना कहते हुए आदित्य सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। आदित्य के इस बर्ताव से कोई भी बता सकता था कि वह कितना बदल चुका है। हमेशा मुस्कुराने वाला आदित्य आज मुस्कुराना ही भूल गया था। जिस आदित्य को स्नेहा का किसी के करीब जाना पसंद नहीं आता था, आज वह खुशी को अकेले किसी और के साथ भेजने के लिए राजी था। आदित्य के ऐसे जाने से स्नेहा को अपने दिल में कुछ अजीब सा लगा, जिसे उसने अगले ही पल झटक दिया, क्योंकि वह एक बार आदित्य को धोखा खा चुकी थी और अब वह फिर से नहीं खाना चाहती थी। आदित्य के जाते ही विशाल, खुशी और अंश तीनों मूवी देखने के लिए निकल चुके थे। विशाल गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मिरर में थी, जिसमें पीछे बैठे अंश और खुशी की एक एक हरकत दिख रही थी। उसकी हर हरकत के साथ विशाल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर बाद तीनों मूवी हॉल में थे। स्नेहा ने जानबूझकर कोने वाली सीट बुक की थी। विशाल की सीट उन दोनों के बाजू में थी। विशाल मूवी तो कम देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र खुशी और अंश की हर एक एक्टिविटी पर थी। रात को लगभग 12 बजे वो तीनों वापस आए, लेकिन इस बार खुशी और अंश दोनों दूर दूर बैठे थे, क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। विशाल भी अब उनकी हरकतों को देखकर समझ चुका था, इसीलिए वह सिर्फ सामने की तरफ देख
देख रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के अंदर गई, खुशी की नज़र सबसे पहले बालकनी में खड़े आदित्य पर गई, जो शायद उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। आदित्य को देखते खुशी ने कस के अंश का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके कंधे पर सिर रखकर बाहर की तरफ आ गई। खुशी को ऐसे अंश के कंधे पर सिर रखे देख आदित्य के दिल पर क्या बीती जा रही थी, ये बात कोई नहीं जानता था। ये सिर्फ आदित्य ही जानता था। जब आदित्य से उन्हें देखा नहीं गया तो वह वापस अपने कमरे में आ गया। खुशी को लगा कि शायद आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वह अंदर चला गया। ये सोचते ही उसका दिल एक बार फिर कड़वाहट से भर गया। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान बिखेरी और फिर अंदर आ गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। इन दिनों में खुशी से जो हो सका उसने वह किया आदित्य को जलाने के लिए, लेकिन आदित्य बिल्कुल शांत रहता था, जैसे उस पर इन सब का कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो। एक दिन सब हॉल में बैठे हुए थे। आज कोई काम न होने की वजह से आदित्य भी बैठा हुआ था, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ अपने फ़ोन पर था। तभी विशाल कुछ सोच से बोला, अरे यार बोर हो रहे हैं, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। विशाल की बात सुनते ही अंश उछलते हुए बोला, हाँ चलो चलो खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। विशाल कुछ सोचते हुए दोबारा बोला, लेकिन ये अंताक्षरी अलग होगी, इसमें हम सब लोग शायरी बोलेंगे और दूसरा उसका जवाब देगा। खुशी सब कुछ सुनते बोली, मतलब शायरी बैटल। विशाल, हाँ बिल्कुल, और शुरू मैं करूँगा। कुछ देर सोचने के बाद विशाल ने अपनी शायरी शुरू की। अर्ज किया है कि समझ में नहीं आता किसका कितना कसूर है। इस दुनिया में एक दूसरे से लड़ते रहना ही दस्तूर है। लड़ता हर कोई है, यहाँ कोई संत नहीं। दोस्त बेवजह की लड़ाई का कोई अंत नहीं। झगड़े में लोग अपना आपा खो देते हैं। जो लोग कमज़ोर पड़ते हैं वो सिर्फ रो देते हैं। अंश विशाल की शायरी का जवाब देते बोला, अर्ज किया है कि ज़िंदगी में वही मशहूर होता है जो लड़ाई झगड़े से दूर होता है। कुछ लोगों से लड़ने में मज़ा आता है, पर ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अब बारी थी खुशी की। खुशी ने कुछ सोचा और फिर बोली, सोचा था तड़पाएंगे हम उन्हें, किसी और का नाम लेके जलाएंगे उन्हें, लेकिन पास जाकर देखा तो उन्हें कोई दुख ही नहीं था। तो फिर भला किस तरह सताए हम उन्हें। आदित्य, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, अपने फ़ोन पर उंगलियां घुमा रहा था, लेकिन खुशी की बात सुनते ही उसके हाथ अपने आप रुक गए। वह कुछ सोचते बोला, वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, मोहब्बत में प्रेमी कभी दकना नहीं। किसी की खुशियों के खातिर चुप है, पर तू ये ना समझना मुझे दुखता नहीं। इतना बोलते आदित्य अपनी जगह से उठा और सीधे अपने कमरे में चला गया। खुशी और बाकी सभी वहीं बैठकर उसकी बातों का मतलब निकालने लगे, लेकिन विशाल के अलावा उन दोनों को कोई मतलब समझ ही नहीं आया था। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदित्य कहना क्या चाहता है। आज विशाल को पता चला था कि आदित्य इतने दिनों से चुप क्यों था। आज उसने अपनी 4 लाइनों से अपना सारा दुख बता दिया था, लेकिन अफसोस वह उस दुख को दिखा नहीं सकता था। शाम का टाइम था। आदित्य अपने दुख को कम करने के लिए छत पर खड़ा था। आज उसकी आंखों में असीम दर्द दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, जिनसे ये पता चल रहा था कि वह कुछ रातों से सोया नहीं है। आदित्य अपने आप में कुछ फैसला लेते हुए खुद से बोला, नहीं अब और नहीं, अब मेरी हर कोशिश बेकार होगी, इसीलिए मैं कल सुबह सब कुछ ख़त्म करके वापस चला जाऊंगा। आदित्य अब अपने प्यार को हार चुका था, इसलिए उसने अपने प्यार की खुशी के लिए खुद दूर जाने का फैसला ले लिया था। कल सुबह वह वापस अपनी माँ के पास लौटने वाला था। ये सब सोचते सोचते उसने ना जाने कितनी सिगरेट ख़त्म कर दी, ये खुद उसे भी पता नहीं था। आज एक और रात उसने जागते हुए बिताई थी। शायद कल खुशी से दूर जाने के फैसले को लेकर वह आज जागा था, या फिर अपने दिल के दर्द की वजह से जो उसे उसके ही प्यार के द्वारा दिया जा रहा था। सुबह हो चुकी थी। आदित्य अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए खुद से बोला, अगर बिछड़ने से मुस्कुराहट लौट आए तुम्हारी तो तुम्हें हक है कि तुम मुझसे दूरियां बना लो। इतना बोलते हुए आदित्य नीचे अपनी स्टडी रूम में गया और एक फाइल उठाते बाहर हॉल में आकर बैठ गया और सबके आने का इंतजार करने लगा। आदित्य हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तभी खुशी और अंश एक साथ वहां आए और उनके पीछे पीछे विशाल भी आ गया।
आदित्य को वहां बैठा देख सभी हैरान थे, क्योंकि सभी को पता था कि आदित्य अपने कमरे से तभी बाहर आता था जब उसे कोई काम हो, लेकिन आज आदित्य नाश्ते से इतने पहले यहाँ बैठा था। विशाल आदित्य की तरफ देखते बोला, तेरी तबीयत ठीक है ना, या फिर आज सूरज पश्चिम से निकला है। विशाल की बात सुनते आदित्य अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और सूरज भी अपनी जगह से ही निकला है। अगर कुछ अलग है तो वह ये है कि हम वापस जा रहे हैं। आदित्य इस टाइम मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसके दिल में इस टाइम कितना डर था ये कोई भी नहीं जान सकता था। वापस जाने की बात सुनकर विशाल को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन फिर वह समझ गया कि अब आदित्य और तकलीफ नहीं झेल सकता, इसलिए वह भी चलने को राजी हो गया। आदित्य खुशी की तरफ फाइल बढ़ाते बोला, ये रहे आपके शेयर्स और साथ में 1 करोड़ का चेक, जिससे आपको जितना नुकसान हुआ है मेरी वजह से आप उसे पूरा कर सकती हैं। खुशी ने एक नज़र फाइल को देखा और फिर हैरानी से आदित्य को देखने लगी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इतनी आसानी से उसे छोड़ सकता है। आदित्य को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी खुशी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने की, लेकिन वो करता भी क्या। आदित्य ने फाइल खुशी के सामने रखी और फिर दूसरी तरफ मुस्कुराते बोला, अब आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ चाहें रह सकती हैं। खुशी ने कुछ सोचा और फिर बोली, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरी बहन से मिलाओगे, तुम उससे ना मिलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वह सबको भूल चुकी है और अब वह ठाकुर परिवार यानी कि मेरे भाई अर्जुन ठाकुर की बीवी है। इतना सुनते ही खुशी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोली, मैं कैसे भूल गई कि तुम किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकते हो, मेरी बहन को भी शादी करने के लिए भी तुमने ही मजबूर किया होगा। आदित्य ने खुशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसे सामने लगी टीवी से कनेक्ट किया और किसी को वीडियो कॉल कर दी। कुछ ही देर में फ़ोन पिकअप कर लिया। फ़ोन पर दूसरी तरफ एक लड़की किसी छोटे बच्चे के कपड़े बदल रही थी। वह लड़की आदित्य की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, भाई देखो आपकी ये शैतान लड़की मुझे काम नहीं करने देती। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं, मैं कल तक आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। सच भाई, आप सच बोल रहे हैं, आप कल आ जाओगे? आदित्य मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ मैं कल आ जाऊंगा और फिर अपनी गुड़िया से कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। कहते आदित्य ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर खुशी की तरफ घूमते बोला, तो अब तो आपने देख लिया कि वह खुश है, आपने देखा ना कि तुम्हारी बहन कितनी खुश है। खुशी कुछ सोचते बोली, क्या हुआ है आराध्या को, क्योंकि वह ऐसी नहीं थी जैसी अब है। तुम ना जानो तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बोलो आदित्य, क्या हुआ है आराध्या के साथ? आज बहुत दिनों बाद खुशी ने आदित्य को उसके नाम से बुलाया था, जिस वजह से आदित्य के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान सी आ गई। आदित्य मुस्कुराते बोला, तो सुनो, रेप हुआ था उसका और उसे हैवी डोज दी गई थी ड्रग की, जिस वजह से उसने अपनी याददाश्त खो दी। जब वह मुझे मिली तो बाद में पता चला कि अर्जुन उससे प्यार करता था, इसीलिए मैंने अर्जुन और आराध्या की शादी करा दी। इतना सुनते खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे कुछ याद आया, जिसे सोचते ही वह बोली, तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे? ना जाने क्यों आज उसे ऐसा लग रहा था कि आदित्य उसे धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए उसने आज अचानक आदित्य से पूछ ही लिया। आदित्य मुस्कुराते बोला, तुम जानकर भी क्या करोगी? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मुझे जानना है कि तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे। खुशी के मुंह से इतना सुनते ही आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और खुशी से बोला, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। खुशी आदित्य के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरी आंखों में देखकर बोलो। आदित्य इस टाइम खुशी की आंखों में बेशुमार आंसू थे, लेकिन फिर भी अब उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि आदित्य उसे शादी नहीं करना चाहता। आदित्य बिना उसकी तरफ देखे बोलने को हुआ। खुशी आदित्य की बात बीच में काटते बोली, खुशी नहीं श्वेता, स्नेहा बोलो। आदित्य अपना मुंह घुमाते हुए बोल, चाहे कुछ भी लूँ लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी, और सच्चाई ये है कि ना तुम मुझसे प्यार करती हो और ना मैं तुमसे।
आदित्य खुशी से बोला। अब तुम सिर्फ अंश से। आदित्य के मुंह से इतना ही निकला कि स्नेहा चिल्लाते बोली, आदित्य भाई है वो मेरा। जैसे भाई सुना सबके कान खड़े हो गए। जितनी खुशी आदित्य को हो रही थी उतनी ही खुशी वहीं खड़े विशाल को हो रही थी, क्योंकि ना जाने कब से वह बेचारा उन पर नजर रखे हुए था। खुशी की बात सुनते ही विशाल जल्दी से आगे आया और अंश को कस के गले लगाते बोला, थैंक गॉड तुम भाई हो। अंश थोड़ा चिल्लाते बोला, तो इससे में तेरा क्या फायदा है। अंश की बात सुनकर विशाल ने उसे खुद से दूर किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर अभी नहीं पता चलता तो मैं ना जाने कब तेरा खून कर देता। क्या? वे दोनों बात कर ही रहे थे कि स्नेहा की नज़र आदित्य के चेहरे पर पड़ी, जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। आदित्य को मुस्कुराता देख स्नेहा कंफ्यूज होते हुए अपनी रोनी सी शक्ल बनाते बोले, अब तुम हंस क्यों रहे हो? खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हो? स्नेहा की बात सुनते आदित्य आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछते बोला, तुम्हें क्या लगता है जो इंसान इतने दिनों बाद तुम्हें ढूंढ सकता है वो इस चिरकुट्टे के बारे में कुछ नहीं पता कर पाएगा? स्नेहा मतलब तुम पहले से ही जानते थे कि अंश मेरा भाई है और इसलिए तुमने गुस्सा नहीं आता था? आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर कुछ सोचते बोला, अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। आदित्य ने सच्चाई बतानी शुरू की। खुशी आदित्य की बात को बहुत ही गौर से सुन रही थी। आदित्य ने बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानती तुम्हारे पापा कैसे इंसान थे। अपने पापा का जिक्र सुनते स्नेहा एकदम चिल्लाते बोले, आदित्य इन सब में मेरे पापा को मत लाओ, मर गए हैं वो। आदित्य स्नेहा को शांत करते बोला, नहीं स्नेहा नहीं मरे हैं वो, और बदकिस्मत की बात है कि उन्हें बचाने के चक्कर में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। उस दिन जब मैं आ रहा था तब मैंने देखा कुछ आदमी एक आदमी को मिलकर मार रहे थे। मुझे लगा अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो मर जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें बचा लिया। उसके बाद मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया और जब मैं तुम्हारे पास कोर्ट पहुंचा तो तुम जा चुकी थी। मुझे लगा तुम आई ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया था। लेकिन यहाँ आने से पहले मुझे पता चला कि जिसे मैंने बचाया था वो कोई और नहीं, तुम्हारे पापा मिस्टर राघव कपूर थे। उसके बाद मुझे मेरी माँ से पता चला कि तुम्हारी माँ के मौत के जिम्मेदार भी तुम्हारे पापा ही थे, और तुम्हारी माँ मिसेस अनन्या कपूर मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी। जब मैंने तुम्हें बाई जैक में देखा तो तुम्हें पहचान गया, और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैं सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था। इसीलिए यहाँ आने के बाद मुझे सारी सच्चाई पता चली तो मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाया, और इसलिए मैंने तुम्हारे मैनेजर से कहकर तुम्हें खुद से शादी करने के लिए कन्वेंस किया। लेकिन फिर भी तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं स्नेहा, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुमने इतना सुनना ही था कि स्नेहा ने सीधे आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य को समझ पाता उससे पहले स्नेहा ने अपने होठ आदित्य के होठों पर रख दिए। आदित्य के हाथ तो हवा में ही रुक गए थे। विशाल और अंश ने उनके किस करते ही अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। एक छोटी सी किस के बाद स्नेहा आदित्य से दूर हुई। उसके गाल शर्म की वजह से लाल पड़ चुके थे। स्नेहा आदित्य की तरफ बिना देखे बोली, अब तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। आदित्य ने स्नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अभी भी उसी किसके एहसासों में डूबा हुआ था। आदित्य बस हैरान नज़रों से स्नेहा को घूर रहा था। स्नेहा दूसरी तरफ घूमते हुए दोबारा बोली, मुझे मेरे पापा से मिलना है। इस बार आदित्य ने उसकी बात सुन ली। स्नेहा की बात का जवाब देते हुए आदित्य बोला, हम आज ही मास्को के लिए निकलेंगे और तुम वहाँ मेरी बीवी स्नेहा आदित्य ठाकुर बनकर चलोगी, ना कि स्नेहा कपूर बनकर। स्नेहा ने जब आदित्य को उसका नाम खुद के नाम से जोड़ते हुए सुना तो उसके चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। स्नेहा को ऐसे भागता देख आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आदित्य जैसे दूसरी तरफ मुड़ा तो उसकी नज़र अंश और विशाल पर पड़ी, जो कि उसकी तरफ पीठ करे खड़े थे। उन्हें ऐसे खड़ा देख आदित्य कंफ्यूज होते बोला, अब तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? आदित्य की आवाज़ सुनते विशाल उसकी तरफ घूमा और अपनी बत्ती सी पूरे दांत दिखाते बोला, वो तुम और भाभी वो। विशाल
विशाल शर्माने की बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, जिस वजह से आदित्य गुस्से में उसकी तरफ देखते बोला, अगर 10 मिनट में मुझे टिकट नहीं मिले और तू तैयार नहीं हुआ तो तेरी सारी शर्म के साथ साथ मैं तुझे भी ख़त्म कर दूंगा, समझा तू। विशाल ने जब इतना सुना तो वह थोड़ी एक्टिंग करते बोला, यार दोस्त हूँ मैं तेरा, थोड़ी तो इज्जत किया कर। आदित्य धीरे से उसके सिर पर मारते बोला, चल नौटंकी बंद कर अपनी, जल्दी से तैयार हो जा जाकर। विशाल के कहने के बाद आदित्य ने अंश की तरफ देखा और बोला, तुम अब अपने घर जाओ और हाँ, विक्रांत जी से कहना कि स्नेहा भी मेरे साथ मास्को जा रही है। अंश ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो सब मास्को के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। आज इतने दिनों बाद आदित्य और स्नेहा को उनका प्यार मिल गया। आज के बाद उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक परफेक्ट मैरिज में बदल जाएगी। आज उनकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो गई थी। दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की अन्य प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।